नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो इन्वायरमेंट सेक्शन आज आपका कवर कराया जाएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ और साथ के साथ आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन आपके करा दिए जाएंगे इस सेशन में। 100 प्लस ही रहेगा ये क्वेश्चन आपका। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि इस सेशन में आपको कंप्लीट कंसेप्चुअली चीजों को कराया जाएगा, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, दूसरा, जितने भी स्टैटिक पार्ट होंगे यानी कि जितने भी स्टैटिक पॉइंट होंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो सारा चीज आपका यहाँ पे कवर करवा दिया जाएगा। कंप्लीट पैकेज होगा ये सेशन आपका। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि एलपी सीबीटी 2 ही नहीं, आपकी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में भी आपके इन्वायरमेंट से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज आप जीता जागता एग्जाम्पल और देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा भी दूं। ग्रुप डी 1/9/2022, अगला क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो ग्रुप डी 7/10/2022। तो मतलब ग्रुप डी में भी अच्छा खासा वेटेज होता है आपके इन्वायरमेंट के। और इस सेशन को अगर देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास 4 घंटे का समय है तो पार्ट 1 इन्वायरमेंट का, पार्ट 2 इन्वायरमेंट का और पार्ट 3 जरूर देखें। यही चैनल पे अपलोडेड है। मैं इसकी लिंक को टेलीग्राम में भी तीनों पार्ट शेयर कर दूंगा अगर आपको खोजने में तकलीफ आ रही होगी तो। दूसरी बात, सेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, पीवाईक्यू हो जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी रहेंगे और एग्जाम्पलर भी। तो कंप्लीट पैकेज है आज का सेशन। और दूसरी बात, आज का सेशन अगर आप बस 10 मिनट तक कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, 10 मिनट मैं कह रहा हूं आपसे, आप खुद इस कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को पूरा का पूरा, और भाई यकीन मानिएगा बहुत बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होगा। तो एक तो लाइक बनता है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, इस सेशन से उनको भी काफी मदद मिलेगी। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मैक्सिमम स्टूडेंट वीडियो देखते हैं बट वीडियो देखने के बाद वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो विदाउट फी आपको सब्सक्रिप्शन यहां मिलता है, तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल क्या बोला गया है, ग्रुप डी 1/9/2022 का पूछा गया सवाल है। पहले मैं पीवाईक्यू करवा दूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होगा, फिर मैं एक्सपेक्टेड, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा दूंगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र, इंग्लिश में भी मैं बोलते चलूंगा, तंत्र है जिसकी खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले जो ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, गलत कथन का चयन करना है। इंग्लिश वाले भाई साहब बोला गया है कि एक इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम में जो फूड चैन होगा ना, उस फूड चैन में जो एनर्जी फ्लो कर रही होगी उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई है, यानी कथन बोले तो स्टेटमेंट। ऊर्जा फ्लो प्रवाह मतलब एनर्जी का फ्लो, खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम। तो आपको गलत कथन यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। तो देखिए, अगर आप इसके ऑप्शन पे आएंगे उससे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, ये खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चैन होती क्या है। ठीक है, ये चीज समझ में आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको समझ में आएगा कि एनर्जी का फ्लो फिर इसमें कैसे चलता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजों को क्लियर करवा देता हूं। देखिए, मेरी आदत है भाई, पहले क्वेश्चन को ही आपको 1000 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कराना मतलब नहीं होगा कि एक कंसेप्ट में यहां बांध दो। अब इस कंसेप्ट के बाद इर्द गिर्द ही आपके 1000 क्वेश्चन घूम रहे होंगे। बाकी इसमें थोड़ा समय लगता है, जो पेशेंस रखते हैं चीजों को देखते हैं, और भाई धैर्यता आपके सक्सेस में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। बाकी इधर उधर की बातें नहीं। आप पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन्वायरमेंट आखिर हम कहते किसको है। इन्वायरमेंट कहने का मतलब है, हिंदी में हम इसे कहते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण जो आप शब्द कह रहे होते हैं, ये 2 वर्ड से मिलकर के बनी होती है, परि प्लस आवरण। यानी परि कहने का मतलब क्या है, परि कहने का मतलब है कि आपके चारों ओर, यानी आपके चारों ओर क्या कवर है, आप चारों ओर किससे कवर है, उसे ही आप क्या कहते हैं। आप अपने चारों ओर आपके सराउंडिंग में जो घिरे हुए हैं उसे ही आप पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि आप क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी आप क्या है, एक सजीव है। और आप अपने रूम में क्या देख रहे होंगे, बहुत सारे निर्जीव वस्तुओं को भी देख रहे होंगे, जैसे टेबल होंगे, बेड होंगे, बिस्तर होंगे, मोबाइल फोन्स होंगे, कॉपियां होंगी, पेन होंगे। ये सभी क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी क्या है, ये आपके निर्जीव चीजें हैं, है ना। तो जब सजीव और निर्जीव, ठीक है, समझिएगा, इन्वायरमेंट का मैं डेफिनेशन दे रहे हैं कि आप जिससे घिरे होते हैं, जिससे कहने का मतलब क्या है,
एक तो आपके साथ सजीव होंगे कुछ, जैसे आपके रूम में कई सारे बैक्टीरिया होंगे, मॉस्किटो होंगे, मच्छर होंगे, ये सारे क्या है, सजीव है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और कई सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। तो हमारे आसपास जो भी सजीव और निर्जीव है, यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब एक और वर्ड आपको पढ़ना होता है, इकोलॉजी, ठीक है ना। इकोलॉजी यानी हिंदी में हम इसको कहते हैं पारिस्थितिकी, ठीक है, हिंदी में हम इसको कहते हैं पारिस्थितिकी। तो देखिए एक वर्ड है लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। किसकी स्टडी भाई, इको की। इको मतलब क्या है, इको बोले तो इन्वायरमेंट, यानी कि स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को ही कहा जाता है इकोलॉजी। यानी इस स्टडी कर रहे हैं किसकी, इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं मतलब आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं और आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जिस ब्रांच में, ठीक है, साइंस के जिस ब्रांच में लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, स्टडी होगी, उसको आप क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। क्लियर हो गया। एक वर्ड अभी आपने देखा है पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। क्या देखा आपने, पारिस्थितिकी तंत्र। एक वर्ड यहां समझिए आया है तंत्र, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इकोसिस्टम। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इकोसिस्टम। तो देखिए तंत्र मतलब सिस्टम। जैसे कि बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट क्या है, एक आपकी सेल है। जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाती है, आपकी टिश्यू बनाती है, ये हो गया आपका सेल। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, आपका एक ऑर्गन बन जाता है। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है भाई, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, हो जाता है ना, ऑर्गन सिस्टम बन गया। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनता है तो एक इंसान, यानी अब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिले, जैसे आंख, नाक, कान जब आपस में मिला तब एक बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। उसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र को भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ एक वर्ड आया है सिस्टम, यानी क्या आया है, एक वर्ड आपका तंत्र। तो तंत्र कहने का मतलब है कि यहाँ बहुत सारी चीजें होंगी आपस में, यानी कि सिस्टम होगी। तो ध्यान से समझिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक नाम ले रहा हूं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अभी मैं आऊंगा उस पर भी। मैं कह रहा हूं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि किसी एक खास क्षेत्र में, ठीक है ना, किसी एक खास क्षेत्र में, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक एरिया में, है ना, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जब सजीव यानी कि कोई भी एक लिविंग और निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव आपस में क्या कर ले, एक संबंध बना ले। जैसे एक्वेटिक की अगर बात किया जाए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, बहुत सारी मछलियां हैं, ठीक है ना, बहुत सारे छोटे छोटे जलीय जीव है। अब इसी पानी के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या है, सॉइल्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। तो ये सॉइल्स, ये मिनरल्स, कुछ प्लांट भी रहेंगे। तो ये मछली जैसे हो गई, ये क्या हो गया, आपका लिविंग हो गया। ये जो छोटे छोटे जीव जो हैं, जो जलीय जीव जिसे कहते हैं, ये क्या हो गए, जू प्लैंकटन जिसे कहा जाता है, ये भी क्या हो गया, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। प्लांट आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। यहाँ पे सॉइल है, मिनरल्स है, कुछ स्टोन्स है, ये सारे क्या हो गया, नॉन लिविंग है। तो एक स्पेसिफिक रीजन में क्या हो गया है, आपका सजीव और निर्जीव के बीच में एक रिलेशन बन गया है, यानी एक दूसरे का हेल्प कर रहा है, एक दूसरे को सरवाइव करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बीच में रिलेशन बन रही है। तो इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। लेकिन इस इकोसिस्टम को हम नाम दे दिए हैं क्योंकि ये जल में, इसलिए जलीय इकोसिस्टम, यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। बताइए, क्लियर समझ आए। उसी प्रकार आप बोलिएगा टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, यानी कि धरातलीय इकोसिस्टम। जैसे धरातल में आपका क्या है, प्लांट है, प्लांट के नीचे क्या होंगे, सॉइल होंगे, स्टोन होंगे, मिनरल होंगे, गैस होंगे। तो भाई सजीव और निर्जीव यहाँ भी मिल गए, बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे। तो सजीव और निर्जीव आपस में एक संबंध बना लिए हैं, और इस संबंध को ही एक विशेष क्षेत्र में क्या कहेंगे, हम उसको इकोसिस्टम कहेंगे। तो इकोसिस्टम को थोड़ा सा अगर हम अच्छे वे में डिफाइन करेंगे क्या, तो सजीव देखिए अभी अगर जैसे इकोसिस्टम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं अपने नोट्स में ले आता हूँ आपको, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के बारे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा साफ साफ शब्दों में कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ दोस्ती करके बैठे होते हैं और एक तंत्र का निर्माण यानी एक सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं, जिसको आप पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी कि स्पेसिफिक रीजन में ये क्या कर लेते हैं, सजीव और निर्जीव दोस्ती करके बैठ जाते हैं। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, 1935 में एजी ट्रांसले। मैंने कहा था कि स्टैटिक पॉइंट भी आपका कवर करा दूंगा।
और पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति की जो क्रियात्मक है, देखिए इस वर्ड को समझिए, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा गया है जो आपकी इकोसिस्टम जो है ना, नेचर की फंक्शनल यूनिट है, यानी कि क्रियात्मक यूनिट है। अगर इकोसिस्टम नहीं होगा तो आपकी जो नेचर है ना, यानी कि जो प्रकृति है, वो कार्य करना बंद कर देगी विदाउट इकोसिस्टम। समझिएगा भाई। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हो गया सन, यहाँ पे कोई डॉग है, यहाँ पर पानी है, यानी पानी क्या हो गया आपका, नॉन लिविंग हो गया। डॉग क्या हो गया, लिविंग हो गया। ये आपका प्लांट हो गया लिविंग, गैस हो गया नॉन लिविंग, बर्ड्स हो गया लिविंग। तो ये क्या बन गया है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक दोस्ती बन चुकी है, एक स्पेसिफिक रीजन में, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं इकोसिस्टम। और जो स्पेसिफिक रीजन में बनेगा उसको, जैसे जंगल में तो है भाई, उसको फॉरेस्ट इकोसिस्टम कह देंगे, जल में है तो एक्वेटिक इकोसिस्टम कह देंगे। समझ में आया कि नहीं भाई, बताइए। अब देखिएगा एक चीज को यहाँ पे समझिए, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में समझिएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं, एक चीज और स्टैटिक पॉइंट में आपको यहाँ पे ये रहा। देखिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1869 में सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, और इसके जनक अगर पूछा जाएगा तो रेटर कहेंगे। और इंडियन इकोलॉजी के जनक अगर भारतीय पूछ लिया जाए तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का नाम याद रखेगा। ये सब स्टैटिक पॉइंट है, एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ बताना है आपको, जैविक घटक और अजैविक घटक। देखिए जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, और अजैविक घटक मतलब अबायोटिक कंपोनेंट। मतलब ये कुछ नहीं है, जैविक मतलब जैव यानी कि जो जिंदा होगा, जो आपके लिविंग होंगे, जैसे कि प्लांट हो गए, फ्लोरा जिसको कहा जाता है, जीव जंतु जिसको एनिमल या फिर फौना भी कहा जाता है। रेलवे के सिलेबस में आप देखेंगे तो फ्लोरा एंड फोना ही मेंशन किया रहेगा। और अजैविक घटक यानी कि अजैव है, यानी अजीवित होंगे, यानी नॉन लिविंग हो गए, जैसे कि स्थल मंडल हो गए यानी स्थल हो गया, वायुमंडल यानी वायु हो गए, जल मंडल यानी कि जल हो गए, जैसे वायु, मिट्टी, पानी, ताप, टेम्परेचर, प्रकाश, लाइट, ये सारे क्या भाई अजैविक घटक है। तो अब ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट और अजैविक कंपोनेंट या फिर अबायोटिक कंपोनेंट एक स्पेसिफिक रीजन में जो फ्रेंडशिप कर लेते हैं या फिर रिलेशन बना लेते हैं, उसे ही हम क्या नाम देते हैं, इकोसिस्टम का नाम देते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। मुझे एक और कंसेप्ट देना है भाई। देखिए एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बतला देता हूँ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा गया है, देखिए कंपोनेंट्स ऑफ, एक मिनट भाई, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यानी कि घटक कंपोनेंट है। तो मैंने अभी बताया अजैविक घटक और एक हो गया आपका जैविक घटक, है ना, अजैविक और जैविक घटक। तो देखिए अजैविक मतलब क्या है, जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग है। तो देखिए एक तो फिजिकली जिसने भगवान ने दिया है अजैविक घटक को, एक इनऑर्गेनिक होगा, एक ऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होंगे, ऑर्गेनिक यानी कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट होंगे, जैसे कि सूर्य, स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जल मंडल, ये सभी हैं क्या, ये सभी अजैविक घटक है। लेकिन अजैविक घटक में भी क्या होंगे, भौतिक होंगे, यानी कि फिजिकल अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। ये होगा आपका इनऑर्गेनिक अबायोटिक कंपोनेंट। ये सारे एग्जांपल देकर के आपसे पूछा जाएगा एग्जांपल में। इनऑर्गेनिक मिट्टी में आपका कार्बन प्रेजेंट नहीं है, खनिज में नहीं है, रॉक्स में नहीं है। कार्बनिक यानी कि जिसमें ऑर्गेनिक यानी कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, यूरिया। और जीवित में अगर आप देखेंगे तो जीवित को अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो इसको अभी बस इतना समझिए, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डीकंपोजर है, यानी ये क्या है, जैविक घटक है। जैविक घटक है मतलब जैव यानी कि जीवन है, यानी कि लिविंग है। तो प्रोड्यूसर एक होगा आपका, दूसरा आपका कंज्यूमर होगा, तीसरा आपका डीकंपोजर होगा, ठीक है। ये बातें यहां तक समझ में आई। अब देखिए मैं फास्ट वे में चीजों को खत्म करूंगा, बाकी आप डिटेल क्लास को भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ। देखिए अभी हमने देखा इकोसिस्टम, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो इकोसिस्टम के टाइप्स होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, एक ऐसा टाइप होगा जो भगवान ने दिया है और एक जो हमने और आपने बनाया। भगवान ने जो दिया है, जो एक धरती में बना के भेजा है भगवान ने, और एक जल में भगवान ने बना के भेजा है। तो धरती में जो भेजा उसको स्थलीय कहेंगे, जल में वाले को जलीय कहेंगे। अब जो स्थल में आप देखेंगे वन इकोसिस्टम है, जंगल है भाई, जंगल में पेड़ पौधे, छोटे छोटे बहुत सारे वृक्ष होंगे, जंगली जानवर, मिट्टी, सॉइल है। तो ये सभी नॉन लिविंग हो गया, और लिविंग के बीच में एक क्या बन गया है, एक दोस्ती हो गई। तो उसको आपने क्या नाम दे दिया है भाई, इकोसिस्टम। और ये इकोसिस्टम फॉरेस्ट का है तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम। घास मैदान में देखेंगे तो बहुत सारे घास होंगे, छोटे छोटे सॉइल्स होंगे, छोटे घास को खाने वाले खरगोश यानी लिविंग, वो एक आपस में दोस्ती हो गया, मरुस्थल, यानी सभी ये धरातल पे बनाए गए एक इकोसिस्टम है। जल में अगर आप देखेंगे तो देखिए जल का भी दो प्रकार का पानी, एक होता है खारा पानी, एक होता है
फ्रेश वाटर यानी कि मीठा पानी, खारा जैसे कि तालाब झील, मतलब कि सॉरी आलवन यानी कि फ्रेश वाटर यानी कि जो तालाब हो गया, झील का पानी, झरना। अब झरना में भी आप देखिए, झरना यानी वाटर है, वाटर क्या हो गया, नॉन लिविंग। अब उस वाटर में बहुत सारे मछलियां होंगे, बहुत सारे जीव प्लैंकटन होंगे यानी कि जलीय जीव होंगे, तो वहां पे भी क्या हो गया, छोटे छोटे कई सारे आपके स्टोन्स होंगे, सॉइल्स होंगे, मिनरल्स पाए जाएंगे पानी में। तो लिविंग और नॉन लिविंग, और उसी प्रकार झील में भी मिलेगा, तालाब में भी मिलेगा। तो ये सभी अलवणीय जल यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। और ऐसा जल जो आपका लवणीय, जिसमें समुद्र क्या है, नमक की मात्रा हो, जैसे कि समुद्र हो गया, लवण झील हो गया, ज्वार है। अब देखिए मास वेट डेंसिटी के क्लास में मैंने बताया कि समुद्र में भी कोई चीज क्यों नहीं डूब पाता, क्योंकि लवण अधिक होने के कारण, नमक की मात्रा अधिक होने के कारण डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर काफी ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण हम और आप डूबते नहीं है, क्योंकि हमारे जो डेंसिटी है कंपैरेटिवली वाटर सी की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर अधिक होती है। तो जिसका डेंसिटी अधिक होगा वो क्या हमें डूबने देगा, नहीं। लेकिन यही तालाब में चले जाइए, झील में चले जाइए, तो आप वहां के जो डेंसिटी वाटर देखेंगे वो काफी कम होती है कंपैरेटिवली हमारे, तो हम लोग इसमें डूबने की चांसेस देखते हैं। क्लियर है। नदी में भी ज्वार, लवण जी, ये सभी एक्वेटिक हो गया। अब आर्टिफिशियल जो हम और आप बनाते हैं, जैसे कि कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं भाई, धान की खेती में कर रहे हैं, तो वहां पे धान जो फसल लगाए वो लिविंग है, उसमें आपने बहुत सारे पेस्टिसाइड छिड़ दिए, सॉइल है, छोटे छोटे बैक्टीरिया, लिविंग नॉन लिविंग हो गया, तो वो एक कृषि खेत यानी कि खेत का बन गया है एक इकोसिस्टम। जल जीवाश्म हो गया, अंतरिक्ष यान हो गया, ये सारे। फिर आप अपने घर में खुद से एक्वेरियम बनाते हैं ना, एक एक्वेरियम रखते हैं कि नहीं भाई, मछली उसमें रखते हैं, आप कुछ प्लांट डाल देते हैं, स्टोन होता है, पानी होता है, गैसेस होते हैं, एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक रिलेशन बन गया, यानी इकोसिस्टम बन गया है। कैसा इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, और उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम। गार्डन खुद से बना लेते हैं, तो गार्डन का भी इकोसिस्टम है, वहां पे प्लांट है, जानवर है, सॉइल है, मिट्टी है, ये सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक चीजें क्लियर है ना भाई। अब एक चीज अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट में, ये रहा बायोटिक कंपोनेंट में, कि एक आपको मैंने बताया होता है प्रोड्यूसर, एक होता है आपका कंज्यूमर, एक होता है डिकम्पोजर, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और देखिए प्रोड्यूसर को हिंदी में कहते हैं उत्पादक। तो इसको मैं आपको यहां पे क्लियर ही कर देता हूं, तब आगे बढ़ूंगा। देखिए एक वर्ड आपको मिलेगा प्रोड्यूसर, यानी जिसको हम लोग कहेंगे उत्पादक, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादक। तो नाम में समझिए, प्रोड्यूस करने वाला, उत्पादक करने वाला, यानी उत्पन्न करने वाला भाई, प्रोड्यूस करने वाला। तो आप एक बात बताइए, प्रोड्यूस कौन करता है, आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं। प्रोड्यूस कौन करता है, प्लांट, ठीक है ना। अब एक चीज समझिए, ये जो प्रोड्यूसर होगा, दो प्रकार का प्रोड्यूसर होगा, एक तो जमीन में प्रोड्यूस करने वाला होगा, और एक आपका जल में, यानी यहां मैं लिख दे रहा हूं टेरेस्टेरियल यानी कि स्थल, ये सारा नोट्स में लिखा हुआ भाई, ठीक है ना। स्थलीय प्रोड्यूसर हो गया, और ये आपका एक्वेटिक प्रोड्यूसर यानी कि जल में। तो देखिए जो स्थल में, लैंड में जो प्रोड्यूसर है उसको आप क्या नाम देते हैं, प्लांट का नाम देते हैं, है ना। प्लांट ही है ना भाई, हमारे धरती में जो खाना बनाती है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, प्रोड्यूसर कौन हो गया, ग्रीन प्लांट। और जल में क्या है भाई, वहां पे भी होते हैं प्लांट ही, लेकिन एक्वेटिक जो होगा ना, एक्वेटिक यानी कि जलीय प्रोड्यूसर जो होते हैं उसको स्पेसिफिक एक नाम दे दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। ये सब अब इतना मैं नहीं लिखूंगा, फाइटोप्लैंक्टन। क्लियर हो गया। तो अभी आपको एक वर्ड ये समझ, अच्छा एक चीज समझिए, प्रोड्यूसर आप पढ़ क्या रहे हैं भाई, प्रोड्यूसर आप पढ़ रहे हैं जैविक कंपोनेंट के पार्ट है एक, उसका एक है प्रोड्यूसर। जैविक मतलब जो जैव है यानी जीवित है। तो प्रोड्यूसर में मैंने अभी आपको क्या बताया, दो प्रकार के प्रोड्यूसर, मतलब कि जो उत्पन्न करने वाला, जो जीवित है, तो दो प्रकार से उत्पादन होगा ना। अब जो जल में इकोसिस्टम बना है, यानी कि जल इकोसिस्टम है, वहां पे सजीव और निर्जीव है, तो भाई सजीव को खाना तो चाहिए, कैसे मिलेगा, प्रोड्यूसर देगा। हम लोग धरती में, तो हमें खाना चाहिए, तो हमें कौन देगा, प्रोड्यूसर देगा। तो धरती में जो प्रोड्यूसर होगा उसको, यानी टेरेस्टेरियल जो आपका प्रोड्यूसर होगा वो प्लांट होगा, ग्रीन प्लांट। और जो एक्वेटिक जल में जो प्रोड्यूसर, खाना बनाने वाला जो प्लांट होता है उसको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्लियर हुआ भाई यहां तक। अब आइए देखिए, खाना तो बन गया है, हमने रसोई में खाना बना लिया है। अब खाना खाने वाला जो व्यक्ति है उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर, यानी कि आपने प्रोडक्ट तो बना लिया है, अब उसको बेचेंगे किसको, कंज्यूमर को, कस्टमर को। तो ये हो गया आपका कंज्यूमर, यानी आप इसको बोलते हैं क्या, इसको आप बोलते हैं हिंदी में उपभोक्ता, ठीक है ना, भोगने वाला भैया, यानी सुख भोग रहा है। आपने जो ग्रीन प्लांट ने खाना बनाया है इसको उपभोग करेगा, तो इसको आप कहेंगे कंज्यूमर। लेकिन कंज्यूमर के भी देखिए कई सारे टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, एक होगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, एक होगा आपका टर्सरी कंज्यूमर, यानी कि प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता, ठीक है ना।
ये डिपेंड करेगा, पांचवा भी हो सकता है या केवल दो ही होगा। तो जो टॉप मोस्ट में, यानी कि अब जो अभी हम लोग फूड चैन पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा, अभी इसको छोड़ देते हैं। यानी कंज्यूमर आपने क्या समझा, कंज्यूमर मतलब क्या है, उपभोग करने वाला, यानी कि खाने वाला है ये बंदा, ठीक है ना, ये है खाने वाला। किसको खाएगा, जो ग्रीन प्लांट ने बनाया है, ठीक है, या फाइटोप्लैंक्टन ने जो जल में बनाया है खाना को खाने वाला ये उपभोक्ता है। इसके कई सारे टाइप है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और क्वार्टरली कंज्यूमर। अब ये उपभोग करने वाला खाया खाया खाया, फिर ये मरेगा भी भाई, तो इसको डिकम्पोज करने वाला जो होगा उसको हम कहेंगे डिकम्पोजर, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजर, यानी कि अपघटक। जैसे कि आपने देखा होगा कोई पेड़ पौधे जब सड़ गल जाते हैं, कोई आप जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई जानवर मर गया, तो उसका जो हड्डी, जो अंश बचता, उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, फंजाई हो गया, ये डिकम्पोज करता है। यानी ये समझिए जैसे कि ये कोई एक प्लांट है, ठीक है ना, एक मिनट भाई, ये प्लांट नहीं है, ये आपका कोई एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे सॉइल्स है। अभी सॉइल्स में क्या, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, फंजाई है। तो ये बैक्टीरिया, ये प्लांट कुछ समय के बाद सड़ेगा, गलेगा और धरती पे आके गिरेगा। तो भाई इस प्लांट में समझिएगा, जो सड़ा गला है, तो ये सड़ गल गया है, अगर इसको डिकम्पोज नहीं करेगा, मतलब डिकम्पोज करने का मतलब ये है कि इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा, फर्दर इसको सॉइल्स में मिला देगा। सॉइल्स में मिलने के बाद क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे कि अगल बगल में कोई बीज आपने रोपा है, वहां पे कोई प्लांट निकलेगा, तो इस प्लांट को एज ए मिनरल फिर यही काम करता है। तो यार समझिएगा, ये क्या हो गया, आपका जो न्यूट्रिशन था, यानी कि जो पोषण था, उसको क्या कर दिया भाई, यहां से रिसाइकिल कर दिया गया है। यानी कि ये प्लांट मर तो गया, मरने के बाद जब ये सॉइल में आया तो उसको फिर से क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। आपके किसने, डिकम्पोजर, बैक्टीरिया ने, फंजाई ने। और इसके बाद ये क्या हो गया, रिसाइकल हो गया, आपके सॉइल में मिल गया, वो सारे न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से फिर से दूसरे प्लांट में ये चला गया, समझे। तो ये हो जाता है यहाँ साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन का काम करता है आपका कौन, डिकम्पोजर, ठीक है, या फिर आप कहेंगे बैक्टीरिया। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं, ये बताइएगा। और यहां से सवाल आपका बनता है डिकम्पोजर से ही, इस डिकम्पोजर ने क्या किया, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आपका प्लांट है, अच्छा प्लांट में क्या है उपस्थित, प्लांट में क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। यानी क्या है, कार्बन उपस्थित है, यानी ये क्या है, कार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जैसे कि अभी यहाँ आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ अगर आपको मैंने अभी आपको बताया भी था, ये रहा आपका, देखिए ये क्या हो गया, कार्बनिक कारक, यानी कि ऑर्गेनिक, जिसमें क्या होगा, कार्बन उपस्थित होगा, ठीक है ना। तो समझिएगा, तो ये जब प्लांट था, प्लांट के अंदर क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। या फिर ऐसे भी समझिए ना, कोई ह्यूमन बॉडी है, जब इसका डेथ हो जाएगा, कोई व्यक्ति है, जब ये डेथ हो जाएगा, तो शमशान घाट में जब इसको दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, तो इसकी हड्डी तो नहीं जलेगी, बोन्स बच जाएगा। तो अगर ये डिकम्पोजर ना होता इन्वायरमेंट में, डिकम्पोजर का एग्जांपल बैक्टीरिया लिख लीजिए, फंजाई लिख लीजिए, अगर ये डिकम्पोजर ना होता तो शमशान घाट के अगल बगल केवल हड्डियां ही हड्डियां आप देख रहे होते, और धीरे धीरे हड्डियां पूरे डिस्ट्रिक्ट से पूरे सिटी से पूरे स्टेट, और स्टेट से पूरा इंडिया में केवल यही मिलेगा पूरे जमीन पे। लेकिन होता क्या, ये जो बोन्स होते हैं ना, इसको डिकम्पोज कर देता। बोन्स में क्या उपस्थित है, कार्बन है, यानी कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूं आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए। ये जो आप बोन देख रहे हैं, इसमें क्या उपस्थित है, कार्बन, यानी क्या है, ये आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ है। अब इसको डिकम्पोज किया, तोड़ दिया छोटे छोटे, और इसको सॉइल में मिला दिया। तो सॉइल में जैसे ही मिल गया तो ये क्या हो गया, इससे कार्बन खत्म हो गया, यानी ये क्या बन गया, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो डिकम्पोजर क्या करता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, समझिएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देता है। यानी क्या, यानी क्या, मैंने अभी आपको ये बताया कि डिकम्पोजर कन्वर्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि जिसमें कार्बन उपस्थित था इस बोन्स में, उसको डिकम्पोज कर दिया और सॉइल में मिला दिया, उसके सारे कार्बन खत्म हो गए सॉइल में मिलते ही। तो उसी प्रकार इस प्लांट में जो भी कार्बन उपस्थित था, इसको क्या किया, डिकम्पोज किया इस डिकम्पोजर ने। तो यहाँ पे जितने भी क्या हो गए आपके सारे के सारे, जो सड़ने के बाद ये प्लांट यहाँ पे गिरा था, उसको डिकम्पोज करने का काम किया इस डिकम्पोजर ने। तो उसको डिकम्पोज करने के बाद वो सारा का सारा जो है वो कहाँ मिल गया, सॉइल में। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। किसने, बैक्टीरिया ने, यानी कि डिकम्पोजर ने। इसलिए अब देखिए, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ये सब एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, क्लींसिंग ऑफ एजेंट, ठीक है ना, क्लींसिंग एजेंट कहते हैं इसको।
क्लीन करने का काम कर रहा है ना, क्लींसिंग एजेंट ऑफ इन्वायरमेंट कहा जाता है। अगर डिकम्पोजर ना होता तो हड्डी ही हड्डी, प्लांट सड़ा गला ही पूरा मिल जाता, कूड़ा कचड़ा ही मिल जाता। तो इसको डिकम्पोज करने का काम करता है डिकम्पोजर, इसलिए इसको कहते हैं क्लींसिंग एजेंट ऑफ इन्वायरमेंट। चीजें यहाँ तक समझ में आया? तो ये सारे पॉइंट देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा जब आप इसको जाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन को बनाइए भाई, बहुत ज्यादा आपने थ्योरी भी ले लिया, कंसेप्ट भी ले लिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी कि हमने और आपने बनाया कृत्रिम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी कि कृत्रिम प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। तालाब हमने आपने बनाया नहीं, लेक झील हमने बनाया नहीं, फॉरेस्ट हमने बनाया नहीं, लेकिन क्रॉप खेती हमने किया है ना भाई, तो वो हमने बनाया तो खेती। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए एक्वेरियम का एग्जांपल दिया है, एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, हमने आपने बनाया, जैसे फिश है तो ये उसमें क्या होंगे, कई सारे प्लांट होंगे, जलीय प्लांट होंगे, वाटर ऑक्सीजन, ये सभी क्या होंगे, नॉन लिविंग, ये हो गया लिविंग। तो एक दूसरे के बीच में क्या हो गया, दोस्ती कर लिए हैं, तो एक इकोसिस्टम बन गया ये। चलिए अब ये सब देखिए, प्रोड्यूसर के बारे में मैंने यहाँ पे सारी बातें लिख रखी है, देखिएगा। प्रोड्यूसर क्या हो गया, उत्पन्न करने वाला। ऑल ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन अलगाई, कुछ ब्लू ग्रीन अलगाई भी होते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो अपना खाना खुद बनाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन प्लांट के साथ ब्लू ग्रीन अलगाई का भी नाम याद रखिएगा, जो अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया गया है, हरे पौधे और ब्लू ग्रीन अलगाई। प्रोड्यूसर, देखिए ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज को समझिए, प्रोड्यूसर कहने का मतलब है, देखिएगा यहाँ से दो क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, मतलब कि बहुत अच्छा कंसेप्ट बेस्ड होता है। देखिएगा ये आपका प्लांट है, ठीक है, यहां से सन की किरणें आई है, ठीक है, सन की किरणें आई, सन को एनर्जी इसने लिया है, तो यहां से जो सनलाइट आ रही थी, इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस करके क्या बना लिया, फूड बना लिया, खाना बना लिया। यानी कि उसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट वसा होगा, यानी इसमें क्या होगा, कार्बन होगा प्रेजेंट, यानी ये क्या बन गया, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गया है, ठीक है। ये आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गया, यानी क्या, ये कार्बनिक पदार्थ बन गया है, क्या बन गया, कार्बनिक पदार्थ बन गया। और ये सनलाइट में क्या कार्बन उपस्थित है, नहीं, ये क्या था आपका, इनऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक। तो समझिएगा यही क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये क्या है आपका प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक है, उत्पादक है, उत्पादक ने क्या किया, इनऑर्गेनिक को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक में, ठीक है, यही बात यहाँ लिखी गई। और डिकम्पोजर जस्ट इसका अपोजिट क्या था, अभी मैंने आपको बताया था, उस पर भी मैं आता हूँ अभी। देखिए इस लाइन को पढ़िए पढ़िए, प्रोड्यूसर कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर स्टार्च, फूड में बनाता है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यानी ये बोला गया है कि जो प्रोड्यूसर है, यानी जो उत्पादक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक पदार्थ बनाता है, जैसे कि शुगर बनाया है, स्टार्च बनाया है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि सूर्य की एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, सोलर एनर्जी, क्या था, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, यानी अकार्बनिक पदार्थ को लिया। समझिए यहाँ लिखा गया, देखिए उत्पादक का काम अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनाता है, यही सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। प्रोड्यूसर कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अच्छा, प्रोड्यूसर ने क्या किया, सूर्य से एनर्जी लिया तो सोलर एनर्जी हो गया, उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, फूड में, यानी कि केमिकल में कन्वर्ट कर दिया तो केमिकल एनर्जी हो गया। अब आइए उपभोक्ता की बात। अच्छा, डिकम्पोजर का भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर चले तो डिकम्पोजर मिलेगा भाई, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा भाई डिकम्पोजर, देखिएगा डिकम्पोजर मैंने क्या कहा था, अपघटक के बारे। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जैविक और अजैविक घटकों या मृत सड़ी गली चीजें जो होती है, यानी कि जो डेड बॉडी हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, उसको नष्ट करके क्या करते हैं, एक सिंपल फॉर्म में बना देते हैं, यानी कि सिंपल कंपाउंड में तो तोड़ देते हैं, और उसको फिर क्या कर दिया जाता है, भूमि में मिल जाता है, जिससे मृदा की उर्वरता क्षमता यानी फर्टिलिटी भी क्या होती, बढ़ जाती है। तो फर्टिलिटी बढ़ाने का काम भी करता है आपका डिकम्पोजर यानी अपघटक। ये इंग्लिश में सारी बातें यहाँ लिख दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बैक्टीरिया और फंजाई होता है कवक। डिकम्पोजर कन्वर्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि जो डेथ बॉडी हो गया मान के चल, ठीक है ना। तो एक बात बतलाइएगा, ये जो डेड बॉडी हो गया, सड़ी गली प्लांट, उसको में क्या है, कार्बन है, कार्बनिक पदार्थ है, उसको क्या करता है, तोड़ता है, और तोड़ने के बाद सिंपल फॉर्म में यानी कि सरल अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है। ये पूछेगा। इट हेल्प इन रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि ये प्लांट सड़ गल गया, ठीक है, तो इसको डिकम्पोज कर दिया बैक्टीरिया फंजाई ने, और फिर से वो सॉइल में ही मिल गया है। सॉइल में डेड प्लांट क्या हो गया, उसको जो इसमें उपस्थित था ऑर्गेनिक, उसको तोड़ के इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई ने, जो प्रेजेंट होता सॉइल में, और फिर से वो सॉइल में मिल जाएगा। तो सॉइल में मिलेगा, फिर से कोई बीज यहाँ पे पनपेगा, तो उसको एज ए न्यूट्रिएंट्स फिर यही पे क्या हो जाता है, चला जाएगा उस दूसरे प्लांट में। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिसाइकलिंग हो गया। देखिए, इट डिकम्पोज द डेड प्लांट एंड हैंस न्यूट्रिएंट मिक्स इन सॉइल। देखिए क्या किया, बैक्टीरिया ने डिकम्पोज किया, ठीक है, डेड प्लांट का, एंड हैंस न्यूट्रिएंट, जो पोषण था, जो कार्बन जो था, उसको सॉइल में मिला दिया,
ठीक है ना, जो न्यूट्रिएंट्स था, और वो सॉइल में मिलने के बाद बगल में कोई भी प्लांट होगा उसको एज ए न्यूट्रिएंट्स चला जाएगा, समझे। तो यही हो गया रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसको क्लींसिंग एजेंट भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आइए कुछ उपभोक्ता के बारे में यहाँ पर टर्म लिखा होगा, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए उपभोक्ता कंज्यूमर हम और आप जो खाना खाते हैं, तो एक चीज तो ये भी समझिए, जो प्रोड्यूसर होता है वो हर्बीवोर होता है, यानी कि क्या होता है, वह स्वपोषी होता है। जैसे ये रहा पॉइंट, ये होता है स्वपोष, हर्बीवोर मैंने बोल दिया भाई, ऑटोट्रॉप्स मुझे बोलना चाहिए, तो ऑटोट्रॉप स्वपोषी होता है, यानी अपना खाना जो स्वयं बनाता है वो क्या होता है, स्वपोषी। तो प्रोड्यूसर क्या हो गया, स्वपोषी हो गया। चलिए आगे बढ़े। कंज्यूमर अपना खाना स्वयं नहीं बनाता, यानी ये क्या हो जाएगा, हेट्रोटॉप्स यानी परपोषी हो गया। दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड विच प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी जैसे समझिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है। जैसे ये हो गया आपका प्लांट, ठीक है, प्लांट को किसने लपेट लिया है, तो किसी इंसेक्ट ने, यानी कि किसी कीड़े ने लपेट लिया, ठीक है, किसी ने कीड़े ने लिपट लिया। इस कीड़े को किसने लिपट लिया, मान के चलते हैं मुर्गा ने, या फिर मुर्गा ने ही लपेटा, और इस मुर्गा को किसने लपेट लिया, मानव ने। आप समझिए भाई, प्लांट क्या कहलाएगा, आपका प्रोड्यूसर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बिल्कुल सर प्रोड्यूसर कहलाएगा। प्लांट को लपेटा किसने, इंसेक्ट ने लपेटा है। तो भाई एक बात बतलाइए, प्लांट जो था प्रोड्यूसर था, इसको हमने इसलिए प्रोड्यूसर कहा क्योंकि इसने अपना खाना स्वयं बनाया, सोलर एनर्जी से इसने क्या कर लिया भाई, अपना खाना बना लिया, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और ये क्या किया भाई, सोलर एनर्जी में क्या था, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, इसने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल दिया। इसी ने फिर हमने ये देखा कि इसको लपेटा इंसेक्ट जो अपना खाना स्वयं नहीं, यानी ये क्या है, ये आपका उपभोक्ता है, यानी ये क्या है भैया, ये आपका कंज्यूमर है ना, ये आपका कंज्यूमर है। अच्छा इस कीड़े को लपेटा किसने है, एक बात बता ले, इस मुर्गा ने। तो मुर्गा ने खाना क्या स्वयं बनाना है, यानी ये भी क्या हो गया, एक उपभोक्ता हो गया। मानव ने खाना खुद बनाया क्या, नहीं, हम हरे साग सब्जियां भी लपेटते हैं ना भाई, तो उसको भाई हरे प्लांट सब्जी क्या हम लोग लाते हैं, यानी वो हरा प्लांट अपने खाना उसके थ्रू ही डिपेंडेंट है, उससे ही हम लोग को मिलता है, मुर्गा भी लपेट लेते हैं हम लोग। तो भैया हम लोग क्या हो गए, हम लोग भी उपभोक्ता हो गए। तो देखिए 3 उपभोक्ता हो गए, तो इसीलिए इसको हमने क्या किया, अलग अलग नाम दे दिया। इसको हमने कहा प्राइमरी उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, इसको हमने कहा दिया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर। अब यही इंसान जब मर जाएगा, तो ये मर जाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, डीकम्पोजर, ठीक है, डीकम्पोजर यानी कि अपघटक क्या करेगा, इसके हड्डियों को तोड़ेगा, यानी इसके कार्बनिक जो सब्सटेंस है उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देगा, और फिर से प्लांट में वो एज ए न्यूट्रिएंट्स चला जाएगा। तो ये जो आपने देखा ये पूरा साइकिल है ना, साइकिल ही हो गया ना भाई। कैसे, तो देखिए साइकिल कैसे हुआ इसको भी समझिएगा, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि साइकिल इसको हमने क्यों कहा। जैसे इस प्लांट को लपेटा, एक मिनट भाई, इस प्लांट को लपेटा किसने, इस इंसेक्ट ने, इस इंसेक्ट से ये मुर्गा। तो देखिए ये एक साइकिल चल रहा, ये आया इस प्रकार से, ये साइकिल चलेगा, फिर से ये साइकिल चलेगा। तो ये जो साइकिल है, ये जो चेन है, इसी को कहते हैं हम लोग फूड चेन, ठीक है। अब एक चीज को ये समझिए, प्लांट ने जो खाना बनाया था, जो फूड बनाया था, उसमें कुछ एनर्जी होगा, तो इस फूड को लपेट लिया इंसेक्ट ने, तो यहाँ का कुछ एनर्जी इसके पास चला जाएगा। उसके बाद इसको जब ये लपेटेगा तो कुछ एनर्जी इसके पास चला जाएगा, E2, ये हो गया आपका E1। इसको ये लपेटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा E3 एनर्जी आएगा ना, यानी एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। देखिएगा नाम समझिएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी कि प्रथम पोषण स्तर, यानी क्या इसको कहते हैं, प्रथम पोषी स्तर या प्रथम पोषण स्तर भी कहते हैं, प्रथम पोषी स्तर। ये क्या है समझिए, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, यानी प्राइमरी प्राथमिक उपभोक्ता है, ये सेकेंडरी उपभोक्ता है, ये टर्सरी उपभोक्ता है। ये मैंने कहा प्रथम पोषण स्तर, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना, इसलिए इसको हम कह रहे हैं ट्रॉपिक लेवल। और ये ट्रॉपिक लेवल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का या फिर एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा। तो ये हो गया प्रथम पोषी स्तर, ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, TL मतलब गया ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। समझिए एक पॉइंट यहाँ पे समझने वाली चीज है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे है, और जो टर्सरी कंज्यूमर है वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तब। दूसरी बात, प्लांट प्रोड्यूसर किसका है, इंसेक्ट का है ना। लेकिन एक बात बताइए, मुर्गा क्या प्लांट को खा सकता, नहीं, तो इसके लिए प्रोड्यूसर कौन हो जाएगा, कीड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी, किसके लिए ये, लेकिन सेकेंडरी प्रोड्यूसर किसके लिए, मुर्गा के लिए, ठीक है। और इस मुर्गा को लपेट रहा है ये मानव यानी इंसान, तो इंसान का प्रोड्यूसर कौन हो गया, ये मुर्गा, यानी कि ये हो गया आपका
टर्सरी प्रोड्यूसर, ये हो गया फर्स्ट प्रोड्यूसर, ये हो गया सेकेंड प्रोड्यूसर, ये हो गया थर्ड प्रोड्यूसर। तो 3 चीजें मैंने बताया है, मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करा रहा हूं। क्या क्या कराया कि ये जैसे हो गया आपका प्रोड्यूसर, ठीक है, इसके बाद ये है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है भाई, बहुत डिटेल तो नहीं करा सकते ना, फटाफट मुझे रिवीजन भी करानी है। तो ये प्रोड्यूसर हो गया, तो जैसे ये फर्स्ट प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, ये सेकंड प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, ये थर्ड प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, ये फोर्थ प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। इसको आप फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहेंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कहेंगे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल कहेंगे, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक ये चीज़ है। और ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर है। तो जो लास्ट कंज्यूमर होता है ना, उसको यानी कि फूड चेन में जो लास्ट कंज्यूमर होगा उसको आप टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं, या फिर टर्सरी भी बोलिए या टॉप भी बोलिए। अगर इस फूड चेन में फोर्थ कंज्यूमर होता तो ये टॉप कंज्यूमर में आ जाता। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे अभी जो है टॉप कंज्यूमर में मानव लिखेंगे, तो मानव का लपेटने वाला कौन है? शेर है। तो शेर हो गया क्वार्टरली कंज्यूमर, चौथा नंबर पे कंज्यूमर है। तो क्वार्टरली कंज्यूमर या इसको टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं। बाकी चलिए अब भाई हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बनेगा नहीं वो जब तक उसमें मैं एनर्जी फ्लो के बारे में बता दूं। चलिए एनर्जी फ्लो का भी मैं आपको कंसेप्ट दे ही देता हूं भाई। देखिएगा, यही मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि ये हो गया आपका प्लांट। ठीक है, प्लांट को लपेट लिया किसने? इंसेक्ट ने लपेट लिया भाई। ठीक है, इंसेक्ट को किसने लपेटा है? तो मुर्गा ने लपेट लिया है, और यानी हैन ने लपेट लिया है, और इसको मानव ने लपेट लिया। समझिएगा, एक साइंटिस्ट ना है जिनका नाम है लिंडा मैन साइंटिस्ट। ठीक है ना, तो लिंडा मैन थ्योरी भी बोल सकते हैं, लिंडा मैन का 10% थ्योरी। उनका ये कहना है कि प्लांट जो खाना बनाया है, ठीक है, जो फूड बनाया है, तो इसमें फूड में क्या होगा? एनर्जी होगा। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसके पास 10,000 किलो जूल एनर्जी है। ठीक है, इस फूड में जो प्लांट ने खाना बनाया। लिंडा मैन ने ये कहा था कि जो ट्रॉपिक लेवल होता है, ट्रॉपिक लेवल समझ में आ रहा ना, TROP, ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल यानी कि पोषण स्तर। पोषण स्तर मतलब पोषण का, न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है, यहाँ से यहाँ। तो ये एक मिनट देखिएगा, तो ये एक मिनट भाई, ये क्या हो गया? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। हुआ ना भाई? तो लिंडा मैन ने ये कहा कि जब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से हम सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं तो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी कितना ट्रांसफर होगा? मतलब कि प्लांट जो फूड बनाया उसको जो लपेटेगा, तो 10 किलो जूल जो एनर्जी है उस फूड में, उसका कितना % एनर्जी जाएगा? तो याद रखिएगा, उन्होंने कहा है कि मात्र 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगा। तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा भाई? 1,000। यानी कि इंसेक्ट के पास कितना एनर्जी आया? 1,000 किलो जूल आया। ठीक है, अब इंसेक्ट को लपेटा मुर्गा, तो इसका 10% जाएगा इसमें, तो कितना आ गया? 100 किलो जूल आ गया। इसका 10% मानव पे आया, यानी कि 10 किलो जूल आया। तो भैया जो मुर्गा खाने वाला व्यक्ति है, और यही मानव अगर शाकाहारी होता तो ये प्लांट को लपेट रहा होता, तो इसके पास कितना आता? ये डायरेक्ट मान लीजिए प्लांट होता, ठीक है, ये प्लांट था और ये शाकाहारी व्यक्ति है, मांसाहारी नहीं है, तो ये अगर प्लांट को लपेट रहा होता तो 10 किलो जूल का 10%, यानी इसके पास कितना एनर्जी आता? 1,000 किलो जूल। किसको? शाकाहारी को। समझिएगा मेरे बंधु, मेरे मित्र। और जो मांसाहारी हैं, जो आप लोग खा रहे होते हैं काफी दबा के, आपको मात्र 10 किलो जूल एनर्जी ही मिल रही है। ठीक है, ये हो गया एनर्जी। तो एनर्जी आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से आप सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आ रहे हैं, तो एनर्जी देखते चल रहे हैं क्या घटते जा रहा है। 10,000 से 1,000 हो गया, 1,000 से 100 हो गया, और 10 हो गया। क्या बताइए, कोई तकलीफ है? ये 4 मैंने ट्रॉपिक लेवल लिया, अब आपको 5 ट्रॉपिक लेवल भी मिल सकता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहीं पे मैं कर दे रहा हूं। मानव है ना भाई, यहाँ पे मैं इसको कुछ चीजों को हटा दे रहा हूं। देखिए इंसेक्ट है, इंसेक्ट को यहाँ हटाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इंसेक्ट को मान लेते हैं, मेढक यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया आपका फ्रॉग। इंसेक्ट को फ्रॉग ने लपेट लिया, फ्रॉग को किसने लपेट लिया? स्नेक ने। और स्नेक को लपेट लिया किसने? मोर ने। ठीक है, तो भैया अब देखिए ये कितना आ गया? ये 5th ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे फूड चेन क्या हो गया? 5 ट्रॉपिक लेवल का हो गया। यहाँ पे अभी जो मैंने दिखाया था 4 लेवल का फूड चेन था, यहाँ पे 5 लेवल का क्या हो गया आपका? 5 ट्रॉपिक लेवल का, यानी 5 पोषण स्तर का ये फूड चेन बन गया है। तो यहां से अब 10 किलो जूल कितना जाके बनेगा? इसको मोर को 1 किलो जूल एनर्जी ही मिलेगा। तो अब एक बात बताइए, ये आपका क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या हो गया? फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नेक क्या हो गया आपका? टर्सरी कंज्यूमर। और मोर को आप क्या कहेंगे? टॉप कंज्यूमर या क्वार्टरली कंज्यूमर भी। अब एक बात बताइए आप इसको, इंसेक्ट का प्रोड्यूसर तो ये है, यानी कि ये क्या हो गया? प्राइमरी प्रोड्यूसर।
इंसेक्ट किसके लिए प्रोड्यूसर का काम करेगा? फ्रॉग का, ये खाना का काम कर रहा है यानी कि ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो गया। फ्रॉग किसके खाने का काम कर रहा है? स्नेक का, तो फ्रॉग हो गया टर्सरी प्रोड्यूसर। ये स्नेक किसके खाने का काम कर रहा है? मोर के लिए, तो स्नेक हो गया फोर्थ प्रोड्यूसर। और मोर हो गया आपका, भाई इसको टॉप कंज्यूमर बोलिएगा, यानी कि फिफ्थ प्रोड्यूसर आएगा अगर मोर को लपेटने वाला शेर सियार कुछ भी होगा तो समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बनाने लायक मैंने आपको कर दिया है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन, देखिए ये होता तरीका भाई चीजों को पढ़ने का कि एक कंसेप्ट जब हम ले लिए तो उससे कम से कम लेवल पे अच्छे कम से कम 50-60 क्वेश्चन हमारे बन जाए। अब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल जाएंगे, ये भी आप यकीन मानिएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए भाई साहब, एक पारिस्थितिकी तंत्र, अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक मिनट आजा भाई। ये पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम है, यानी बायोटिक और अबायोटिक के बीच में एक रिलेशनशिप होगा। अब उस पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ के मान के चलते एक्वेटिक इकोसिस्टम है, यानी कि जल है, जल में मछली है, प्लांट है, ये आपका पेड़ पौधा है, स्टोन है, सॉइल है। तो बायोटिक और नॉन बायोटिक के बीच में क्या हो रहा है भाई? खाना का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे होगा? फूड चेन के थ्रू होगा भाई, तब ना जीवित रहेगा। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया, समझिए क्वेश्चन को बस रटिए मत। क्वेश्चन ये बोला आगे कि जो खाद्य श्रृंखला होगा, ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की जो खाद्य श्रृंखला है और उससे होने वाली ऊर्जा प्रवाह, तो फूड चेन में जो एनर्जी फ्लो करेगी, इससे संबंधित कुछ कथन है, तो आपको गलत कथन चूज करना है। चलिए अब आपको चूज करने में मजा आएगा। चलिए पहला स्टेटमेंट, ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं हैं वे उपभोक्ता होते हैं। तो बिल्कुल सही भाई है, अभी मैंने बताए थे जो उत्पादक नहीं है, तो उत्पादक कौन है? जो कंज्यूमर होते हैं, जो खाना अपना स्वयं नहीं बनाते। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, चूज करना हमें गलत स्टेटमेंट। चलिए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है। ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। एक अकेला जीव एकाधिक पोषक स्तर पर जीवन प्राप्त कर सकता है, ये मैंने आपको बताया है भाई। देखिए यहीं पे लेके चलते हैं आपको, यहाँ हम स्पेस थोड़ा सा ले रहे हैं। ये फूड वेब का कंसेप्ट है वैसे तो देखा जाए तो, बाकी कोई नहीं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका फिगर भी एनसीईआरटी का मैंने लिया, एक मिनट यार, एनसीईआरटी मैंने ले रखा है तो मैं उस फिगर को भी दिखा दूंगा। पहले मैं बेसिक से अपना एग्जाम्पल दे दूं ताकि किताब का एग्जाम्पल फिर आपको समझ में आ पाएगा। देखिएगा मैंने आपको बोला ये प्लांट है, ठीक है, और इसको लपेट लिया किसने? इंसेक्ट ने लपेटा है। इंसेक्ट को किसने लपेट लिया? मुर्गा ने, यानी हैन ने लपेट लिया है। और इसको मुर्गे को किसने लपेट लिया? मानव ने लपेट लिया, ठीक है। भैया एक बात बतलाइएगा, जो प्लांट ने जो फूड बनाया है, जो खाना बनाया, ठीक है, इसको कौन लपेट रहा है? इंसेक्ट लपेट रहा है, कीड़ा, ये इसको हम क्या कहेंगे? कीड़े ने लपेटा है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और बताइए, क्या है आपका? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। ट्रॉपिक लेवल मतलब पोषण स्तर, यानी कि एक यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर होगा पोषण का। और ये क्या है? कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर, इसलिए ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये आपका टर्सरी कंज्यूमर। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर हो जाएगा। तो ये किसका प्रोड्यूसर है? इंसेक्ट का, इसलिए हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर। इंसेक्ट किसके खाने का काम कर रहा है? मुर्गा को, तो हो गया सेकेंडरी प्रोड्यूसर। मुर्गा टर्सरी प्रोड्यूसर, मानो चौथा प्रोड्यूसर हो जाएगा। इसको हटाइए, मेरा मकसद इसे नहीं समझाना है। मकसद मुझे क्या समझाना था भाई, मैं भी भूल गया, है ना। तो चलिए मेरे को समझाना ये था कि एनर्जी जो ट्रांसफर होगी अकॉर्डिंग टू लिंडा मैन कितना? 10% ऑफ एनर्जी, है ना। तो एक चीज अभी आपने ये देखा कि ये जो इंसान है, ठीक है, ये जो फूड चेन आप देख रहे हैं, इस इंसान को एक तरीके से तो खाना मिल रहा है, एक तो मुर्गा को ये खा करके एनर्जी ले रहा है, ठीक है, पहला एक है। यानी कि इसको जो एनर्जी मिल रहा है इंसान को, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जो उपस्थित प्रोड्यूसर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर बोल सकते हैं इसको टर्सरी प्रोड्यूसर भी, इसको सेकेंडरी प्रोड्यूसर और इसको प्राइमरी प्रोड्यूसर, है ना। तो मानव क्या किया? इससे एनर्जी ले लिया है, और मानव इससे भी ले सकता है एनर्जी। तो देखिए ये किससे ले रहा है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से। तो यहां वही लिखा गया है, यहां वही यही बात बस लिखा गया है, क्या? देखिए एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर, यानी एक से अधिक, ठीक है ना, मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल पर भी भोजन प्राप्त कर सकता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये इंसान केवल थर्ड ट्रॉपिक लेवल से ही लेगा, ग्रहण करेगा, नहीं, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से भी ले सकता है। अब ये हो गया क्लियर, यानी सही स्टेटमेंट है। अब इस फूड वेब को देखिए, तब और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे
एनसीईआरटी का फिगर है ये आपका, ये है आपका, ये फूड चैन हो गया, ये रहा फूड वेब, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी निकालेंगे तो फूड वेब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी फूड चेन। देखिए पहले तो ये समझिए कि यहाँ एक वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या है वर्ड, ये आपका फूड वेब है ना। मैंने कहा वर्ड फूड वेब है, यानी खाद्य जाल है, यानी कि जाल है भाई। तो किसका जाल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन, मतलब कि इसमें एक से अधिक फूड चेन होंगे। जैसे देखिए ये कोई एक प्लांट है, इस प्लांट को यहाँ पे देखिएगा, ये प्लांट को किसने लपेटा है, इसने लपेटा, इस प्लांट इसको इसने लपेटा, इसको इसने लपेट लिया, इसको इसने लपेट लिया, ठीक है। तो टॉप कंज्यूमर ये बाघ है, तो ये क्या बन गया, एक प्राइमरी एक फूड चेन बन गया। लेकिन दूसरा में आइए, इस प्लांट को देखेंगे तो इसको ये भी लपेट रहा है, और इसी प्लांट को ये भी जीव लपेट रहा है, और इसी प्लांट को ये चूहा भी लपेट रहा है, ठीक है। फिर इसको किसने लपेट लिया, इस मेढक को मेढक ने लपेटा, इस मेढक को देखिए इसने भी लपेट लिया, ठीक। फिर इसने सांप ने भी लपेटा, सांप को इस ऊल ने लपेट लिया, उधर चूहा को देखिए कई सारे लोग लपेट रहे हैं। यानी कि ये आप अब इसको समझिए, इसको समझिए अच्छे से समझिए। देखिए एक तो आपका एक ये फूड चेन हो गया, एक ये दूसरा फूड चेन है, तो कॉम्बिनेशन बहुत सारे फूड चेन मिल जाएंगे, तो उसको हमने क्या कर दिया, फूड वेब कर दिया। ये आप समझ में आ गया। अब समझिएगा, जैसे इसको देखिएगा, चूहा है, ठीक है, ये चूहा है भाई, चूहा को जो लपेट रहा है, एक मिनट इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाऊं, जो इस क्वेश्चन को मैं समझाना चाहता हूं, क्या कि ये हाँ चलिए, इस इंसान को लीजिए, कोई भी एक जीव है ये, ठीक है ना, जो भी ये जीव है, ये आपका प्रोड्यूसर हो गया, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। इस फूड चेन में इसका ये प्रोड्यूसर है, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ठीक है। इसमें भी नहीं होगा क्लियर, कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं हम लोग, दूसरा लेके चलते हैं। देखिएगा, देखिए इसमें आइए, ये प्रोड्यूसर है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ये अब इसमें आएंगे तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है ना। और तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका प्रोड्यूसर है, इसको जो ये इसको लपेटा है, ठीक है, ये जो है इस सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को लपेटा है, और इसको देखिए लपेटने वाला एक ये है जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे बैठा हुआ है, ठीक है। और इसको ये जो लपेट रहा है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे बैठा हुआ, देखिए तीसरा यहाँ लिखा हुआ। यानी एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल किसी भी एक जीव का क्या हो सकता है, खाने का काम कर सकता है। वो समझ में आया, यही चीज मैं यहाँ बताया। जैसे मानव का मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था वो सबसे बेस्ट था। तो वो दूसरा स्टेटमेंट भी देखिए, ये होता है ना भैया कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाना, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो कोई ग्रुप डी के हल्के में नहीं लेना। ग्रुप डी भाई बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछता है साइंस इन्वायरमेंट में। तीसरा, जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है, समझिए, उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। भैया यहाँ तो कुछ दुविधा वाली बातें लग रही है। क्या बोला है यहाँ पे, जो जीव है पोषी स्तर जितना निम्न होगा, जितना निम्न होगा उसमें उतनी कम ऊर्जा होगी। देखते हैं, अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे कितना एनर्जी था, 10,000 किलो जूल, ठीक है। यहाँ कितना आया, 1,000 किलो जूल, यहाँ आया 100 किलो जूल, और यहाँ आया 10 किलो जूल। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे था, है ना। तो निम्न मतलब कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे अगर देखें तो यहाँ 10, यानी उच्च ट्रॉपिक लेवल है ये आपका, और ये आपका निम्न ट्रॉपिक लेवल। तो निम्न ट्रॉपिक लेवल में क्या है, एनर्जी अधिक है, और उच्च ट्रॉपिक लेवल यानी कि उच्च पोषण स्तर पे एनर्जी क्या है, कम है। तो यही स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे लिख दिया है जस्ट उल्टा। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जीव का जो पोषी स्तर है जितना निम्न होगा, जितना निम्न मतलब पहला ट्रॉपिक लेवल सबसे निम्न है ना भाई, यहाँ तो ऊर्जा सबसे अधिक है, और जितना ज्यादा पोषण स्तर है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, वहां पे एनर्जी उतना ही कम जा रहा है। तो यहाँ उल्टा लिख दिया इसी बात को। देखिए, जीव का जो पोषी स्तर है जितना निम्न होता है, जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। गलत स्टेटमेंट है। आगे देखिए, खाद्य जाल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती है। बिल्कुल, अभी मैंने बताया था कि जो फूड वेब खाद्य जाल होता है उसमें एक से अधिक फूड चेन प्रेजेंट होते हैं। पहला सवाल था, लेकिन इस पहले सवाल में मैंने ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट के कंसेप्ट आपको दे दिए, ठीक है। ये मेरा तरीका ही होता है भाई, आप देखेंगे मैक्सिमम वीडियो में कि पहला क्वेश्चन मैंने पहले कहा, जिसके पास पेशेंस है भाई, धैर्य है, अब देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन आप थर्ड 50 क्वेश्चन आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, बहुत शानदार सवाल। निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं। देखिए, मैं इस टाइप के जितने क्वेश्चन है मैं अभी आपको करवा देता हूं, ठीक है ना।
मैंने कहा ना PYQ प्लस एक्सपेक्टेड होगा तो होगा। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, ये इजी क्वेश्चन इसीलिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है इंग्लिश वाले कि इन विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है ना, जो ऑप्शन आपको दिया गया इनमें से कौन जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आएगा, यानी इंग्लिश में लिखा गया है, आपसे पूछा गया है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन होगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। तो मैंने आपको बताया है सबसे पहले कि ट्रॉपिक लेवल होता क्या, यानी कि हिंदी में इसे हम क्या लिखेंगे, प्रथम पोषी स्तर या फिर पोषण स्तर भी लिख सकते हैं, प्रथम पोषी स्तर। तो पोषी मतलब पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ट्रॉपिक हो गया। तो न्यूट्रिएंट्स का एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना ही वो ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। जैसे ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से किसके पास जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर के पास, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, देन टर्सरी कंज्यूमर के पास। तो आपका ये जो प्रोड्यूसर है ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है ना, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद फर्स्ट यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या कहलाएगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पहले पोषक स्तर पे क्या होगा, तो प्रोड्यूसर होगा यानी कि उत्पादक होगा। अब इससे इर्द गिर्द के सारे सवाल चलिए हम लोग करते हैं। ये सब जो मैं अभी करवाऊंगा ना अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आएंगे तो फंसेंगे आप। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, पहले एक फूड चेन बना रहा हूं, ठीक है, एक आपका फूड चेन मैं बना दे रहा हूं। ये हो गया आपका प्लांट, प्लांट को किसने लपेट रहा, यहाँ पे इस बार लपेट रहा आपका रैबिट, यानी कि खरगोश ने लपेट लिया है। इस रैबिट को किसने लपेट लिया है, स्नेक ने लपेट लिया है, और स्नेक को किसने लपेट लिया है, आपका ईगल ने लपेट लिया, ठीक है। ये आपका फूड चेन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनर दे दिया रहेगा क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस फूड चेन में, यानी कि इस खाद्य श्रृंखला में, इस फूड चेन में हमें बताइए कि सेकंड, मैं नहीं लिखूंगा, हाँ सेकंड ऐसे ही लिख दे रहा हूँ भाई, समय भी बचेगा। सेकंड प्रोड्यूसर, ठीक है ना, सेकंड प्रोड्यूसर, या हिंदी में हम इसे लिखेंगे द्वितीय उत्पादक, ठीक है ना, द्वितीय उत्पादक कौन है। यानी आपको बताना है कि गिवन फूड चेन में, इस गिवन फूड चेन में सेकंड प्रोड्यूसर कौन है, सेकंड प्रोड्यूसर ध्यान रखना है, पूछा गया सेकंड प्रोड्यूसर, ना कि सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में। चलिए बनाते हैं इसको हम लोग। ये आपका मैं फूड चेन पहले फिर से बना रहा हूं। ये हो गया आपका प्लांट, प्लांट को लपेट लिया किसने, रैबिट ने, और रैबिट को किसने लपेट लिया, स्नेक ने, और स्नेक को किसने लपेट लिया, आपके ईगल ने लपेट लिया, ठीक है। चलिए इसको मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूं ताकि चीजें आपको बिल्कुल क्लैरिटी में समझ में आ सके, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैं काम कर रहा हूं इस पे। प्लांट है जो आपका क्या होता है, स्वपोषी होता है, यानी ये क्या होगा, आपका प्रोड्यूसर होगा। और रैबिट की बात की जाए भाई तो ये क्या है, आपका कंज्यूमर है। कौन सा कंज्यूमर है, तो ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर है। स्नेक भी क्या होगा, आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता होगा। और ये आपका टर्सरी कंज्यूमर होगा, या इस फूड चेन में यही आपका क्या कहलाएगा, टॉप कंज्यूमर भी कहलाएगा। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन द गिवन फूड चेन विच वन इज टॉप कंज्यूमर, ठीक है ना, यानी कि गिवन खाद्य श्रृंखला में टॉप कंज्यूमर कौन है इसमें, तो ईगल आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इस केस में ईगल सही हो जाएगा, टॉप कंज्यूमर पूछेगा तो पूछा, लेकिन है आपसे सेकंड प्रोड्यूसर के बारे बताइए, द्वितीय उत्पादक के बारे बताइए। तो ये जो उत्पादक है भाई, ये कौन सा उत्पादक है, तो ये प्रथम उत्पादक है, ठीक है। ये क्या है, आपका प्रथम उत्पादक है। किसके लिए, रैबिट के लिए। किसके लिए है, तो इस रैबिट के लिए है, यानी रैबिट का खाना ये प्लांट है इसलिए प्रथम उत्पादक हो गया। लेकिन स्नेक का जो खाना है घास तो नहीं है, इसका खाना क्या है, रैबिट है, यानी ये रैबिट किसका उत्पादक होगा, ये रैबिट किसका उत्पादक होगा, इस स्नेक का होगा। तो और ये कौन सा नंबर का होगा, तो ये द्वितीय नंबर का होगा, यानी कि सेकेंड उत्पादक होगा। चलिए अब एक बात याद रखिएगा, ये रैबिट है क्या, ये रैबिट है कंज्यूमर, ये अपना खाना स्वयं नहीं बना रहा, लेकिन स्नेक के लिए क्या हो जा रहा, उत्पादक का काम कर रहा है ना। और ये स्नेक क्या है, कंज्यूमर है, लेकिन ये स्नेक जो है एक उत्पादक का काम कर रहा है, किसके लिए, ईगल के लिए। ये कौन सा उत्पादक होगा, टर्सरी उत्पादक होगा, यानी कि तृतीय उत्पादक होगा। किसके लिए ये उत्पादक का काम कर रहा है, ईगल के लिए। समझ में आया। अब आइए क्वेश्चन में, सेकेंड प्रोड्यूसर यानी द्वितीय उत्पादक कौन हो गया, द्वितीय उत्पादक कौन हो गया, रैबिट, यानी सही उत्तर रैबिट। यार यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करिएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर सोच करके स्नेक को टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये सेकेंडरी कंज्यूमर है स्नेक,
बट ये स्नेक का उत्पादक काम कर रहा है रैबिट। तो रैबिट क्या है? सेकेंडरी उत्पादक है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर है। और ये कौन सा लेवल पे? ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे है। तो ये भी याद रखेगा, पूछेगा कि जो द्वितीय उत्पादक है ये कौन से लेवल पे है? तो दूसरे लेवल पे है, दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे। अब एक बात याद रखिएगा, एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा ही एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। एक डायरेक्शन मतलब कि प्लांट को रैबिट लपेटेगा, रैबिट को स्नेक लपेटेगा और स्नेक को ईगल लपेटेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि ईगल को स्नेक ही लपेट ले, यानी एनर्जी इधर फ्लो करने लगेगा, स्नेक को रैबिट और रैबिट को घास खाने लगेगा। घास जो प्लांट है वो क्या इस रैबिट को खा सकता? नहीं, यानी यूनि डायरेक्शन, यानी कि एक दिशा में ही एनर्जी का फ्लो होता है। चलिए ये सवाल खत्म, इसके इर्द गिर्द के सवाल भी हो गए खत्म। एक सवाल मैं और आपका करवा देता हूं, इसी पैटर्न पे बेस्ड है, अच्छा सवाल है इसीलिए मैं आपका करवा रहा हूं, ठीक है ना। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो भाई फंसेंगे आप लोग। एक मैं आपको दे रहा हूं, क्या मैं दे रहा हूं कि एक फूड चेन मैं आपको फिर से दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका घास, घास को खा रहा है आपकी टिड्डी या फिर टिड्डा भी बोल सकते हैं आप इसको। इस टिड्डे को खा रहा है आपका मेढक, और इस मेढक को खा रहा है सांप, ठीक है, और इस सांप को खा रहा है बाज। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये आपका एक फूड चेन दे दिया गया है, खाद्य श्रृंखला दे दिया गया है। आपको पूछ रहा है कि आप हमें बताइए कि किस ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है ना, किस ट्रॉपिक लेवल पे, यानी कि किस पोषी स्तर पे, किस ट्रॉपिक लेवल पे यानी कि किस पोषक स्तर पर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता होगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भैया। अभी आपने बताया था घास प्रोड्यूसर हो गया, ये कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्सरी कंज्यूमर है, ये क्वार्टरली कंज्यूमर, या इसको आप टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं भैया। ये हो गया आपका प्रोड्यूसर। तो हमें पूछा है ट्रॉपिक लेवल पे, तो ये क्या होगा भैया? ये होगा आपका भैया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, ये होगा आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे, मेढक होगा आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, सांप आ जाएगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे। आइए किस ट्रॉपिक लेवल पे सेकेंड कंज्यूमर है? सेकेंड कंज्यूमर ये रहा, ठीक है। किस लेवल पे? तीसरे ट्रॉपिक लेवल पे। तो तीसरा पोषण स्तर आप टिक करेंगे। चलिए अब हो गया है, मैक्सिमम मैंने करवा दिए क्वेश्चन। अब अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है? तीसरा सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह, ठीक है ना। चलिए अच्छा सवाल है। इंग्लिश में जो आपकी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो वो जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें जो एनर्जी फ्लो करती है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर के साथ बढ़ जाता है, यानी एनर्जी क्या होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से, जैसे कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आ रहे हैं, या इसके बाद यहाँ ये इस फिगर में, जैसे कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आए, फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आए, फिर फोर्थ, और इसके बाद फिर फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे आए। तो आपका एनर्जी क्या होता है भाई? एनर्जी ट्रॉपिक लेवल से यानी निम्न से उच्च ट्रॉपिक लेवल पे जाने पर एनर्जी क्या होता है? घटता है, ठीक है। और एनर्जी का भी इस डायरेक्शन में फ्लो तो करेगा नहीं, यानी कि उच्च ट्रॉपिक लेवल की तरफ हम जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रहा है? घट रहा है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल आ रहे हैं तो हमारा एनर्जी घट रहा है, ठीक है। चलिए तो यही क्वेश्चन पूछा है कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है विभिन्न ट्रॉपिक लेवल पे, प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर के साथ बढ़ जाता है। तो हम उच्च स्तर पे जा रहे हैं, जैसे कि ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, ये आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, ये आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। ये आपका प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर को लपेट किसने लिया? इंसेक्ट ने, यानी कि कीड़े ने। कीड़े को लपेट लिया मुर्गा ने, और मुर्गा को लपेट लिया मानव ने। तो एनर्जी इसके पास 1000 है, तो इसके पास कितना होगा? 100 होगा, इसके पास 10 होगा, इसके पास 1 किलो जूल होगा। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से जब हम उच्च ट्रॉपिक लेवल पे आ गए तो यहाँ ऊर्जा क्या हो गया? घट ना गया है, एनर्जी घट ना गया, यहाँ बोला गया बढ़ जाता है। गलत है भाई। अगले ऑप्शन पे प्रत्येक उच्च स्तर पोषी के साथ कम हो जाता है, बिल्कुल सही बात। दो दिशा होता है और एनर्जी फ्लो के दो दिशा में होता है, एक ही दिशा में इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा हमेशा, ये भी गलत हो गया। यादृच्छिक होता है, ये भी गलत है। चलिए आगे चलते हैं अगले ऑप्शन पे, क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पूछा गया है आपसे? तो मनुष्य ने फसल खेती है, तालाब आपने बनाया है, वन आपने बनाया, झील बनाया नहीं, तो यानी सही आंसर फसली खेत है। सारा पूछा गया क्वेश्चन, और मैं देखिए एक्सपेक्टेड साथ में कराते चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच, ठीक है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों मतलब समझ रहे हैं, बायोटिक और अबायोटिक घटक, ठीक है,
ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत चुनना है। चलिए, प्रत्येक पोषी स्तर यानी एवरी ट्रॉपिक लेवल पे पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय करता है, यह बात बिल्कुल क्या है, 100% सही है। क्या है नहीं है, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, बिल्कुल। प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है। प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करते हैं। चलिए इसको मैं आपको समझा देता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले समझ लीजिए। जैसे ये आपका कोई एक प्लांट है, ठीक है, और प्लांट में क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस करने की प्रक्रिया होती है। यहाँ से जो सनलाइट आता है ना, सनलाइट का मात्र 1% एनर्जी ही क्या करती है, ये प्लांट एब्जॉर्ब करती है। यानी कि ये जो सोलर एनर्जी आ रहा है उसका 1% एनर्जी ही प्लांट क्या करती है, लेती है, और उस 1% से ही अपना खाना बना लेती है। तो देखिए डी ऑप्शन पढ़िए, डी ऑप्शन में क्या लिखा गया, हरे पौधे पत्तियां पर पड़ने वाली जो सौर ऊर्जा है उसमें 10% अवशोषित करती है। 10% नहीं, यही गलत है, 1% अवशोषित करती है। दूसरा बात अब आइए, जो अभी आपको मैंने फूड चेन पढ़ाया, अभी जैसे इस फूड चेन में आप देख रहे हैं, इस फूड चेन में आपका जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है घास से टिड्डे के पास, कितना एनर्जी जा रहा है, मात्र 10% ही एनर्जी जा रहा है। लिंडेमैन का 10% थ्योरी मैंने आपको समझाया है, तो इसका स्टेटमेंट वही लिखा हुआ था, ये सही स्टेटमेंट इन्होंने लिखा। देखिए, प्रत्येक पोषी स्तर पर हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितना होती है, 10% होती है, एक दिवसीय होती है, ये सारा सही है, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे ए ऑप्शन समझ रहे कि नहीं, प्रत्येक पोषण स्तर जो है यानी कि जो हर एक ट्रॉपिक लेवल है पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है। यानी कि क्या, यानी कि ये कि जो आपका जो प्लांट मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये जो प्लांट है यानी कि ये जो घास है जो अपना खाना बनाया है, ठीक है, इस फूड में 1000 किलो जूल है, ठीक है, ठीक है, तो 1000 किलो जूल का यहाँ पे जाता 10%, बाकी जो रेस्ट जो 90% है ना, वो क्या कर लेता है, ये 90% क्या होता है, हीट के फॉर्म में खर्च हो जाता है। किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में ही क्या होता है, ये एनर्जी, या बोल सकते हैं कि जो फूड में जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन ए में कि ऊर्जा प्रत्येक कोशीय स्तर जो है पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है, बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन है, छठा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। अजैविक घटक मतलब जो लिविंग नहीं होगा। मृदा, बिल्कुल बात सही है, कवक लिविंग है, कीट लिविंग है, सूक्ष्म जीव भी लिविंग है, यानी इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, एक इसको मुझे समझाना होगा बायोमैग्निफिकेशन के बारे में, चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन को समझने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में, ठीक है ना। बायोलॉजिकल यानी कि जैविक, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन, लाइट चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा। चलिए इसको पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यहाँ से भी सवाल आपका बन जाता है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी जैविक आवर्धन, क्या होता है इसको समझिए पहले। जैविक आवर्धन, इसको समझने से पहले एक वर्ड है आपका बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, और एक है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है ना कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया और जो फंजाई हो गया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कुछ इंजाइम उपस्थित होते हैं, ठीक है। क्या होता है, इंजाइम उपस्थित होता है, जो क्या करता है ना, ये इंजाइम जो जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं उसको क्या करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देती है ये, ठीक है। तो वैसे सब्सटेंस जैसे कि पेड़ पौधे सड़ गल जाती है, ठीक है ना, तो उसको क्या करता है ये बैक्टीरिया और फंजाई अपने इंजाइम के हेल्प से, उसके बॉडी में प्रेजेंट होता है कुछ इंजाइम, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस होता है, जो उस सड़े गले जो पत्तियां हैं, पेड़ हैं, मल है, फीसेस हैं जीवों के, या फिर जो डेथ बॉडी हो गया, हड्डियां हो गया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, और फिर से वो क्या होता है आपके सॉइल में क्या हो जाता है भाई, सॉइल में फिर से वो मिक्स हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। लेकिन कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जैसे पॉलीथीन हो गया, कागज का टुकड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसको जो हमारे बैक्टीरिया और जो फंजाई है जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका एंजाइम, इसको बायोडिग्रेड नहीं कर पाता, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं सकता, ठीक है।
तो दो चीज आप समझ में आ गया, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या बहुत ही खतरनाक है। अब देखिएगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होना, कोई भी चीज को मैग्नीफाई कर देना, यानी कि कोई भी चीज को बड़ा कर देना। देखिए किसान क्या करते हैं ना कि खेती में अधिक प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहे होते हैं, पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड में प्रेजेंट होता है बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो क्या होता है, जो हमारे जो सॉइल में उपस्थित जो बैक्टीरिया फंजाई है उस पेस्टिसाइड को क्या कर पाएगा, तोड़ने का उसके पास वैसे एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं, तो वो पेस्टिसाइड क्या हो जाता है, सॉइल में ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सॉइल से क्या हो जाता है आपके जल में, ठीक है, तालाब में आ गया। अब तालाब में उपस्थित है क्या, छोटे मछलियां हैं, तो छोटे मछलियों में उस जो पेस्टिसाइड की संख्या थी, जब ये भाई पानी पी रहा है, मिनरल्स आ रहा, तो इसके थ्रू इस मछली के अंदर भी आ रहा है, तो इस छोटे मछली में जो सेल होंगे उपस्थित, सेल की संख्या अधिक है, तो इससे क्या होगा, वो पेस्टिसाइड को अधिक एब्जॉर्ब करेगा। अब इस छोटे मछली को जो एब्जॉर्ब कर रहा है बड़ी मछली, तो इसमें सेल की संख्या अधिक है, तो यह और अधिक ज्यादा पेस्टिसाइड को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस बड़ी मछली को क्या कर लिया, लपेट लिया बड़ा मानव, यानी हम और आप, हमारे अंदर में सेल की संख्या और अधिक है, तो पेस्टिसाइड क्या हो गया, और अधिक स्टोर हो गया, तो मैग्नीफाई कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा होते जा रहा है, यानी कि पेस्टिसाइड की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जो सॉइल में जो पेस्टिसाइड थी, पेस्टिसाइड समझ आया ना, कीटनाशक दवा जो छिड़कते हैं, ठीक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो टूट नहीं सकता है, कॉम्प्लेक्स होती है, जो यहाँ पे जो संख्या थी 10 थी, जब पानी में आया तो पानी से जब इस छोटे मछली में आ गया तो इसकी संख्या हो गई 20, 20 से इस छोटी मछली में आ गए, 20 से जब इसमें आ गए तो हो गया 40, और जब इसको लपेट लिया हमने तो यही संख्या हो गई 80। तो देखिए क्या हो गया, पेस्टिसाइड की संख्या बढ़ती चली गई ना, मैग्नीफाई कर गई, और ये जीव के अंदर हो रहा है, यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इसी को कहते हैं। टॉक्सिक एलिमेंट ऑफ मैग्निफ, यानी क्या हुआ, द प्रोसेस, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन समझिए, द प्रोसेस बाय विच द हार्मफुल टॉक्सिक एलिमेंट इंटर्स इनटू द फूड चैन, फूड चैन में आ गया ना, एक फूड चैन यहाँ पर बन चुका है ना भाई, ये फूड चैन ही बन गया ना। फूड चैन में क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इंटर कर जाती है या टॉक्सिक एलिमेंट इंटर कर जाती है, एंड गेट कंसंट्रेटेड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक, इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होते चला जाता है, उसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की और, रुक करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक आवर्धन, हिंदी में उसको वही बोलते हैं जैविक आवर्धन, दर्शाता है, रासायनिक कीटनाशक, अम्लीय धुआं, अभी मैंने बताया है कीटनाशक एग्जाम्पल में ही, तो ये हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं, यानी स्वपोषी जो होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, वो अपना भोजन किस फॉर्म में करते हैं, प्रोटीन के फॉर्म में, वसा, ग्लाइकोजन, तो स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, जो अपना खाना बनाता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। 8 हो गया। 9वां क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं, स्वच्छ रखने में, क्लींसिंग एजेंट मैंने बताया था, डिकम्पोजर, यानी कि आपकी बैक्टीरिया और फंजाई, कवक कहाँ है भाई, जीवाणु एवं बैक्टीरिया, ठीक है, यानी जीवाणु और कवक इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्लींसिंग एजेंट मैंने बताया ना, वही है। उच्च पोषी स्तर में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी जो उच्च पोषी स्तर है, यानी कि जो हाई ट्रॉपिक लेवल में रसायनों के संचयन की जो प्रक्रिया होती है या स्टोरेज जो किया जा रहा है उसको क्या कहा जाता है, जैविक उपचारण, जैविक अपचयन, जैविक ऑक्सीकरण या जैविक आवर्धन। देखिए ये कितना अच्छा सवाल है ये, हालांकि इसका आंसर जैविक आवर्धन है, देखिएगा समझिएगा। देखिए क्या हुआ, ये आपका पानी था, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है, ये छोटी मछली सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये बड़ी मछली थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया, और ये हो गया फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ जैसे आप उच्च ट्रॉपिक लेवल पे आए, यानी हाई ट्रॉपिक लेवल पे आ रहे हैं, तो जैविक आवर्धन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बायोमैग्निफिकेशन अधिक हो रहा है, टॉक्सिक एलिमेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यानी केमिकल सब्सटेंस की संख्या बढ़ती जा रही है, यही है ना जैविक आवर्धन। यही क्वेश्चन पूछा, कितना अच्छा घुमा करके देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये रहा ना क्वेश्चन, ये उच्च पोषी स्तर यानी हाई ट्रॉपिक लेवल पे रसायन का संचय, यानी कि जो केमिकल है उसका जो स्टोरेज की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, जैविक आवर्धन कहलाता है। चलिए भाई अगले सवाल पे आते हैं, 11वां सवाल, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। देखिए बोला जैविक घटक नहीं, यानी अजैविक घटक पूछा, मेढक जैविक घटक है, पुष्प जैविक घटक है, प्लांट किट भी है, यानी मृदा नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 12वां सवाल, आसान सा सवाल है ये भी,
निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो देखिए तापमान जो है ना, टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, हु अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर बोल सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, लिंग निर्धारण में जो आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पर्यावरण कारक कुछ है जो है वो आपका टेम्परेचर। 13th क्वेश्चन, छोटे मांसाहारी या देखिए एक वर्ड आपको यहाँ मिल रहा है, छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता डैश स्तर पे आते हैं, इसको समझिए क्या बोला जा रहा है। देखिएगा छोटे मांसाहारी कहने का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। जैसे ये क्या हो गया आपका, कोई प्लांट है, ठीक है, ये हो गया आपका प्लांट, ये हो गया आपका प्लांट। इस प्लांट को लपेटा किसने, किसी इंसेक्ट ने लपेट लिया है, ठीक है। इस इंसेक्ट को किसने लपेट लिया है, हैन ने लपेट लिया है, ठीक है। और हैन को किसने लपेट लिया है, मानव ने लपेट लिया, ठीक। तो ये प्लांट है, ये प्लांट क्या हो गया आपका, प्रोड्यूसर हो गया, यानी स्वापोषी हो गया। अब इस प्लांट को खाने वाला जो इंसेक्ट ये क्या हो गया, शाकाहारी हो, यानी क्या हो गया भाई, ये शाकाहारी हो गया। अब ये हैन जो है इंसेक्ट को खा रहा है, ठीक है ना। तो इस हैन, ये हैन है या इंसेक्ट है, ये भी क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ये क्या आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है, और ये क्या आपका टर्सरी कंज्यूमर है। ये तीनों है तो कंज्यूमर ही, लेकिन जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो क्या होता है, शाकाहारी हो गया, ठीक है ना। कैसा हो गया ये भाई, शाकाहारी हो गया। देखिए ये सारा चीज आपके नोट्स में मेंशन है। अब आइए, तो पहला क्वेश्चन तो ये आप समझिए कि जो आपकी प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो क्या होगा, शाकाहारी होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये इंसेक्ट को खा रहा है, लेकिन टर्सरी कंज्यूमर जो है ये मानो जो है मुर्गे यानी हैन को खा रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका, मांसाहारी हो गया, ठीक है, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर है। टर्सरी कंज्यूमर में उपस्थित ये क्या हो गया, मांसाहारी, लेकिन ये छोटा यानी कि छोटे छोटे कीड़े को खा रहा है, ये मानो ये बड़े को, अब टाइगर इसको, तो ये उससे भी बड़ा मांसाहारी हो गया। तो समझ में, छोटे और बड़े मांसाहारी का मतलब क्या है। अब आइए यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर डैश स्तर पे होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर किस स्तर पे होता है। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। पूछा क्या आपसे, सेकेंडरी कंज्यूमर है ना, यानी कि छोटे मांसाहारी यही है आपका, और ये तो भाई शाकाहारी होता है प्राइमरी। तो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल कहाँ, सेकेंडरी कंज्यूमर कहाँ उपस्थित होता है, तो ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, यानी क्या इसका हो जाएगा, तृतीय पोषी पे, ठीक है। देखिए इसलिए मैंने इतना डिटेल करा दिया आज की क्लासेस, मैंने पहले ही कहा था कि क्लासेस अच्छे से करिएगा, सारे के सारे सवाल आपसे बनेंगे। नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन कीजिए। अब देखिए भाई शीर्ष यहाँ पे आया एक वर्ड, ठीक है ना, शीर्ष यानी कि टॉप कंज्यूमर की बात की जा रही है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए टॉप कंज्यूमर सबसे ऊपर में कौन आएगा, तो गरुड़, ठीक है ना, गरुड़ याद रखिएगा। उच्च कंज्यूमर या शीर्ष शिकारी भी कहा जाता है, यानी कि वही बात यहाँ पे आ गई, यानी कि ये आपका क्या था, प्रोड्यूसर था, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टर्सरी कंज्यूमर, ये हो गया क्वार्टरली कंज्यूमर, और यहाँ एक और आ गया फिफ्थ कंज्यूमर। ये मैं एक फूड चेन बनाया है जिसमें कितने ट्रॉपिक लेवल है समझिए। ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है, ये आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, ये आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल है, और ये सिक्स्थ, यानी ये 6 पोषण स्तर का एक फूड चेन है। यानी कि ये जो फूड चेन है 6 ट्रॉपिक लेवल का है, तो इसमें टॉप कंज्यूमर 5वां जो कंज्यूमर है वो है, यानी कि जो फिफ्थ कंज्यूमर है। अगर मैं इस फूड चेन में इसे हटा दूं, ठीक है, अगर मैं इसे हटा दूं तो ये फूड चेन कितना ट्रॉपिक लेवल का हो गया, 5 ट्रॉपिक लेवल का। अब इस केस में ट्रॉपिक जो टॉप कंज्यूमर है वो कौन हो जाएगा, तो फोर्थ कंज्यूमर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस फोर्थ कंज्यूमर को भी हटा दूं तो ये फूड चेन जो हो गया अब आपका केवल 4 ट्रॉपिक लेवल का ये फूड चेन हो गया। इस केस में आपका टॉप कंज्यूमर कौन हो जाएगा, टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो जो अंतिम में कंज्यूमर होगा, तो यहां याद रखिएगा सबसे अंतिम में गरुड़ ही आता है, ये याद भी रखिएगा। और एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूं सेम इसी बेसिस पे, कि सबसे पहले आपको मैं दे रहा हूं, यहाँ पे दे नहीं रहा हूं मैं, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख दे रहा हूं, देखिएगा ये सीक्वेंस याद रखिएगा। धान से यहाँ से ये आता है सीक्वेंस, वो स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई, ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे कि मैंने एक लिखा है मेढक को, इसको आप अरेंज करिएगा, ठीक है। मेढक हो गया, एक हो गया आपका गरुड़, ठीक है, गरुड़ हो गया, एक आ जाएगा आपका धान, इसके बाद धान के बाद आ जाएगा आपका सांप, ठीक है, सांप के बाद आ जाएगा आपका टिड्डा, ठीक है, सांप के बाद आ जाएगा आपका टिड्डा।
तो यहाँ पे प्रोड्यूसर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर पूछेगा आपसे। तो ये पता देखिए, ये हो गया प्रोड्यूसर यानी धान हो गया। ये धान को कौन लपेटेगा? आपका टिड्डा लपेटेगा। ठीक है, कौन लपेटेगा? टिड्डा लपेटेगा। टिड्डा को कौन लपेटेगा? मेढक। मेढक को लपेटेगा कौन? सांप। और सांप को लपेटेगा कौन? आपका गरुड़। तो ये हो गया प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी, ये क्वार्टरली कंज्यूमर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा एग्जाम में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, सॉरी ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे करवा दिया हूँ, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट बनाएंगे एग्जाम्पलर वगैरह भी, तो छूट ना जाए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? समझिए, बताइए। यानी कि ये आपका पैरासाइट पे बेसिस पे क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी कि इसमें बोला गया कि जीवों का निम्न में से कौन सा समूह, कौन सा ग्रुप जो है अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है। जैसे कि वो हमारे बॉडी में तो है, ठीक है ना, जैसे कि लाइस आपको मैंने बताया था एक, याद करिएगा। ईस्ट हो गया, जू जो हो गया, ये सारे जो हो गया ना आपके, हमारे जैसे कि बालों में क्या होते हैं? जू होते हैं। तो हमें हार्मफुल तो नहीं पहुंचाता है, ठीक है, लेकिन लेकिन हमारे बॉडी से उसको क्या मिल जाता है? न्यूट्रिशन, उसको खाने के लिए चीज़ें मिल जा रही है, तो वो हमारे बॉडी में भी रह रहा है, तो उसको एक जगह मिल गया, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, और हमारे बॉडी से कुछ कुछ जो वो क्या कर रहा है भाई, कुछ बैक्टीरिया को भी डिकम्पोज करने का काम करता है, उसी को बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है लेकिन वो हमारे बॉडी में स्थित होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय? यानी कि सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम से। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। स्वपोषी इकोसिस्टम से क्या तात्पर्य है? या अपने अनुरक्षण के लिए विकर्णीय ऊर्जा पर निर्भर नहीं होता है, कोई भी जीव जैविक घटक से जुड़ता या निकलता नहीं है, सेल्फ सस्टेनिंग है। याद रखिएगा, स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है? जीव स्थानीय जैविक घटकों के साथ सुअनुकूलित होते हैं, कार्बनिक दर पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है। क्या है इसका सही उत्तर बताइए। यहाँ बोला गया आपसे सेल्फ सस्टेनिंग, ठीक है ना, सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम मतलब कि एक सस्टेन करेगा वो पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि काफी लंबे समय तक वो इकोसिस्टम चलना चाहिए। तो कार्बनिक जो द्रव्य है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? लगभग स्थिर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो कार्बनिक, वो केमिकल जो फ्लूइड है वो ट्रांसफर जब करेगा तभी जाके वो इकोसिस्टम क्या करेगा? सस्टेन कर रहा होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया भाई? बी बता दिया, ए होगा ना। ठीक है, यहाँ पे मैंने पढ़ा भी, फिर भी देखिए, जो जू हो गया, जो फीता क्रीमी हो गया, जोक हो गया, अमरबेल, ये सारे क्या हैं भाई? ये सारे पैरासाइट के एग्जाम्पल है। ठीक है, स्वपोषी के, सॉरी स्वपोषी बोल रहा है, यानी पर मतलब उसको बोला जाता है क्या हिंदी में? पैरासाइट को बोला जाता है परपोषी, परजीवी इसको कहते हैं। ठीक है, पैरासाइट को परजीवी कहते हैं। ठीक है, वो परजीवी उसको कहते हैं जो आपके बॉडी में तो रहेगा बट आपको हार्म पहुंचाए बिना वो क्या कर लेगा? आपके बॉडी से उसको क्या मिल जाएगा? भोजन ग्रहण कर लेगा। ठीक है, जैसे कि आपका जू हो गया, हमारे सर में मिलता है, तो ये हमारे बॉडी में जो भी केमिकल जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे उसको क्या मिल गया? खाना मिल गया, और रहने के लिए हमारा सर मिल गया उसको, तो परजीवी इसी को कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। वो जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं, ठीक है, दूसरे जीव के ऊपर निवास करेंगे और उनसे ही भोजन भी प्राप्त कर लेते हैं, उसी को हम परजीवी कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र है जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है ये सब। देखिए आपने ज्योग्राफी में 4 मंडल के बारे में पढ़ा होगा। एक है आपका स्थल मंडल, ठीक है, एक है आपका वायुमंडल, और एक है आपका जल मंडल, और एक आपका आता है जैव मंडल। ठीक है, जैव मंडल समझ लीजिए पूरा अच्छा से। स्थल मंडल यानी कि क्या हो गया? स्थल यानी कि लैंड हो गया, ठीक है, पत्थर, स्टोन, ये सारी चीजें। वायुमंडल मतलब कि सारा गैस हो गया, एटमॉस्फेयर वगैरह। जल मंडल समुद्र हो गया, तालाब, ये सारी चीजें। तो क्या एक बात बतलाइए कि केवल स्थल में जीवन पॉसिबल है? केवल जमीन पे आप रह सकते हैं अगर जमीन में आपको गैसेस ना मिले, पानी ना मिले, ठीक है, यानी केवल स्थल मंडल में भी आप नहीं रह सकते हैं। वायुमंडल में केवल आपको गैस मिलेगा, स्थल रहने के लिए जमीन नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा। और जल मंडल में चले जाते केवल जल ही मिलेगा, वहाँ गैस नहीं रहे, रहने के लिए जगह नहीं, तो क्या पॉसिबल नहीं? यानी कि कोई एक पे आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्थल मंडल, ये हो गया आपका वायुमंडल, ये हो गया जल मंडल।
तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं जहाँ तीनों आपका क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा होगा, इस एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, जीव मंडल। ठीक है, यानी कि जहाँ जीवन मौजूद है, जीव मतलब कि जीवन, वो मंडल वैसा जोन, तो जहाँ जीवन मौजूद है पृथ्वी का, उस भाग को हम क्या कहते हैं, जीव मंडल, जहाँ स्थल भी है, वायु भी है, जल भी है। चलिए, तो पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है, जीव मंडल कहा जाता है। अगले सवाल पे, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम किसने दिए थे भाई, बताइए। 10% लिंडामैन ने दिया था, है ना। देखिए, लिंडमैन ने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने दिया था। ये पूछा गया क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का। चलिए आगे चलते हैं। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, अभी मैंने बताया था, अर्नस्ट हैकेल ने दिया है इकोलॉजी शब्द। जनक क्या था, रेटर था। अगर भारतीय इकोलॉजी के जनक पूछ लेंगे तो प्रोफेसर मिश्रा जी का नाम याद रखना, रामदेव जी का। संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है। ठीक है, जैविक घटक है वायुमंडलीय आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, हरे पौधे। तो जैविक घटक क्या होगा भाई, हरे पौधे ही होंगे। तो 20 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 21वां सवाल। इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संघटक नहीं है, यानी कि अजैविक है। भाई देखिए, उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या है, एक जैविक संघटक है। अपघटक, ये क्या है, डिकम्पोजर, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, ये सभी क्या है, जैविक हो गया। जलवायु, और ये हो गया आपका उपभोक्ता, तो जो उपभोग करने वाला वो भी तो जैविक ही है ना। लेकिन जब जलवायु की बात करेंगे तो ये क्या जैविक है, नहीं, ये क्या आपका अजैविक है। यानी 21 का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 21 का भी क्या हो जाएगा, डी। अब ये सब समझ में आ रहा है ना, डिकम्पोजर, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोड्यूसर जो प्लांट हो गया, ग्रीन प्लांट हो गया, उपभोक्ता जो उपभोग करने वाला है, ये सब मैंने करा दिए भाई आपको। क्लिनसिंग ऑफ एजेंट जो मैंने बताया था, कौन है, डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर यानी अपघटक, अपघटक यानी कि ये हो गया सी, विघटक। ठीक है ना, विघटक यहाँ लिखा गया, उसे कंफ्यूज नहीं होइएगा भाई, यहाँ विघटक आ गया, वहाँ अपघटक हमने बताया, मतलब वही है। 22वां ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर का देखिए क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े, इनमें से कौन सा सर्वाहारी नहीं है। सर्वाहारी मतलब समझते, पहले ये बताइए। देखिए, सर्वाहारी कौन है, नहीं है, पहले इसमें आइए। एक चीज़ इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, नोट्स में यहाँ पे मैंने एक जगह ही लिखा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको करवा दे रहा हूँ। ये देखिएगा, कंज्यूमर, देखिए हर्बीवोर्स हो गया शाकाहारी, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, याद करिए, इंसेक्ट जो लपेट रहा था प्लांट को। तो जितने ये सारे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, सारे एग्जाम्पल याद रखिएगा। जो क्या करेगा, केवल प्रोड्यूसर को खाने, प्रोड्यूसर के ऊपर, हरे पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंडेंट होगा, हर्बीवोर्स। कार्निवोर जो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी छोटे मांसाहारी, यानी द्वितीय उपभोक्ता हो गया। ठीक है, फ्लैश ईटर मांसाहारी हो गया, ये सारे आते हैं इसके अंदर। और जो ओमनीवोर्स है, ठीक है, यानी कि जिसको सर्वाहारी कहते हैं, जो मानव, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। देखिए, मानव हो गया, कुत्ता, ये सब एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछेगा। जो प्लांट भी खा सकता है और किसी जीव को भी खा सकता है, उसको हम कहते हैं सर्वाहारी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, एक मिनट भाई, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर था हमारा यहाँ पे, चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा सर्वाहारी नहीं है, सर्वाहारी नहीं है। देखिए, चूहा बिल्कुल है, घास भी खाता है, इंसेक्ट, भालू भी है, सर्वाहारी है, सांप भी है, चींटी नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन बी, चींटी नहीं है, चींटी केवल प्लांट ही खाता है। 24 कौन सा क्वेश्चन है, 23 है ना, 23 का भाई, चींटी तो खाता है भाई, सांप होगा, सांप, सांप नहीं खाता भाई, सांप 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 सांप। ठीक है, ठीक है, चलिए, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न इनमें से कौन सा सर्वाहारी नहीं है, बताइए कौन सर्वाहारी नहीं है भाई, ये मांसाहारी है, सांप, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला यानी फूड चैन का दूसरा ट्रॉपिक लेवल क्या होगा, दूसरा ट्रॉपिक लेवल क्या होगा। देखिए, घास सबसे पहले आएगा प्रोड्यूसर में, घास को कौन लपेटेगा, सांप नहीं, चील नहीं, चूहा लपेटेगा। कौन आएगा, चूहा लपेटेगा, चूहा को लपेट लेगा सांप, ठीक है, सांप को लपेट लेगा चील। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड ही पूछा है आपसे, दूसरा ट्रॉपिक लेवल पे तो चूहा आ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने परिभाषित किया था, याद करिए, आर्थर टांसले ने किया था। ठीक है, याद करिए, मैंने बताया था स्टैटिक पॉइंट में ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन 26, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में
अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। चलिए इसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो वैसा आसान है क्या, देखिए कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करती है। मैंने बता दिया है, लेकिन देखिए पूछा बस घुमा फिरा के। लिखा है कि कुछ जीव है जो कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए सन से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, और ये प्लांट क्या करता है, इस लाइट का 1% एनर्जी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है वायुमंडल में, पानी लेता है, इसे अपना क्या बनाता है भाई, फूड बना लेता है। कौन? प्लांट। ठीक है, तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये सभी क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी अकार्बनिक सोर्स हो गया, से प्राप्त क्या बनाता है, खाद्य सामग्री, फूड बनाता है, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना लेता है। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर, उत्पादक को ही क्या कहते हैं? स्वापोषी कहते हैं। ठीक है, एक देखिए मृत जीवी आ रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन ही होगा मेरे ख्याल से। मृत पोषी पोषण क्या होता है, देखिए इसको समझिएगा। देखिए इसको अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ। मृत पोषी, ठीक है, सैप्रोट्रॉपिक जिसको कहते हैं ना, मृत पोषी, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक्स। मैंने ऑलमोस्ट सारे वर्ड के इंग्लिश हिंदी मैंने रखे हैं भाई क्लास में। ठीक है, तो ऐसा जीव, कोई एक ऐसा जीव, या फिर बोल सकते हैं कोई ऐसा प्लांट, ठीक है, कोई ऐसा जीव या पौधे होते हैं जो डिकम्पोजिंग सब्सटेंस जो होते हैं ना, यानी कि जो क्षय पदार्थ, जैसे कि कोई पेड़ पौधा सड़ गया, गल गया है, कोई जीव के मल हो गए, या कोई जीव का डेथ बॉडी हो गया, वैसे क्षयकारी जो पदार्थ है, डिकम्पोजिंग जो पदार्थ है, या कोई वनस्पति या पेड़ पौधे सड़ गया, तो अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं उससे ही। कौन? जीव और या पौधा। कुछ ऐसे जीव या कुछ ऐसे पौधे, ध्यान से सुनिए, ऐसे जीव या पौधे होते हैं, कुछ ऐसे जीव या ऐसे पौधे होते हैं जो ये क्षयकारी पदार्थ मैंने बताया, कोई पेड़ सड़ गल गया है, कोई मल है, उससे क्या करते हैं, वो भोजन प्राप्त करते हैं, उसे ही कहते हैं मृत जीवी। ठीक है, या मृत पोषी। समझ में आया? इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है, मशरूम का ही एग्जाम्पल आता है। तो इससे जो इस जीव को पोषण मिला, न्यूट्रिशन मिला, उसको बोलते हैं मृत जीवी पोषण, मृत पोषी पोषण। तो क्या ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि जीव पोषण के लिए कीड़ों पर निर्भर करते हैं, जीव पोषण के लिए अन्य जानवरों पर निर्भर करता है और पोषण साझा करता है, जीव पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहता है, जीव अपना भोजन मृत और क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है। यही होगा ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यही मैंने बताया आपको, ये लेटेस्ट एग्जाम में 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है भाई, देखते चलिए। साधारण, देखिए सेम क्वेश्चन है, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है। साधारण पदार्थों से, तो साधारण पदार्थों से, और एक है आपका यहाँ देखिए क्षयकारी पदार्थों से। तो क्षयकारी पदार्थों से मृत जीवी, ठीक है, या मृत पोषण कहेंगे, और साधारण पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल से स्वापोषी, यानी ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ग्रीन प्लांट आ गया। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो भाई इजी है ना, अभी मैंने बताया, नोट्स में दिखाया, अभी सर्वाहारी कहते हैं इसको, हर्बीवोर्स। वह संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, करवा दिया मैं ये क्वेश्चन, जल वायु मिलते हैं, यानी क्या, भूमि यानी स्थल मंडल, जल यानी कि जल मंडल, वायु मतलब वायुमंडल मिलते हैं, तो वह संकीर्ण क्षेत्र कौन सा बना है? वह संकीर्ण क्षेत्र ये बना है। तो इस संकीर्ण क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? इस संकीर्ण क्षेत्र को हम लोग जीवमंडल कहते हैं। ठीक है, पढ़िए, ऐसे ही पढ़िए, ताकि क्वेश्चन रटेंगे नहीं आप, क्वेश्चन बनाने सीख रहे होंगे। अब यहाँ एक वर्ड आ गया, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अब जैव निम्नीकरणीय मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी मैंने बता दिया, लेकिन इसका हिंदी शायद मैंने आपको नहीं बताया था। देखिए जैव निम्नीकरणीय में मैंने इंग्लिश में बताया था आपको बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जिसको डिकम्पोजर क्या कर सकता है? डिकम्पोज कर देता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा। पॉलीथीन को तोड़ पाएगा? नहीं। कांच को कर पाएगा? नहीं। एल्यूमिनियम को नहीं, के पौधे को कर पाएगा। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन है? प्लांट है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई? निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक यानी कि जैविक घटक कौन है? हरा पौधा ही है, यह तो हो गया ना। चलिए 33 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन भाई मैंने लग रहा जो क्लास लिए तो वहाँ का क्लास का सेशन का पीडीएफ है, कोई नहीं। चलिए चलते चलते क्वेश्चन देखते चलते हैं। उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं, ठीक है ना, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं
जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील, तो उस पोषण का क्या होता है, मृत जीवी पोषण कहते हैं। अभी मैंने बताया सेप्रोट्रॉपिक पोषण बताया था, है ना, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स बताया है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया देखते हैं। हरे पौधे कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। हरे पौधे और कुछ जीवाणु की याद करिए, ब्लू ग्रीन अलगई अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो वे निम्नलिखित में कौन सी पोषण क्रिया अपनाते हैं, स्वपोषी पोषण को अपनाते हैं, ठीक है, यानी ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिएंट्स को अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्थल में, ठीक है ना, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्थल में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया, बताइए। तीसरे पोषण स्थल पे किसे शामिल किया गया, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे किसे शामिल किया गया है, बताइएगा। ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका टर्सरी। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में, यानी द्वितीय उपभोक्ता को, ठीक है, तीसरे पोषी स्थल पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, चलिए देखते हैं। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है, खाद्य श्रृंखला कौन सही है। पहले उत्पादक आएगा, बिल्कुल उत्पादक आएगा। उत्पादक को खाने वाला कौन आएगा, शाकाहारी आएगा, यस शाकाहारी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, मांसाहारी आएगा, ठीक है। तो 36 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इजी सवाल है ये। चलिए इस क्वेश्चन देखें। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, तो भाई याद करिए प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, शाकाहारी ही था ना प्राइमरी कंज्यूमर, याद करिए ऐसे ही बन गया। मांसाहारी तो मांसाहारी होगा नहीं, तो सेकेंडरी कंज्यूमर से स्टार्ट होगा। आप देखिए ये क्या है, प्लांट है, फिर से मैं करवा रहा हूँ। प्लांट को खाया किसने, कीड़े ने खाया। कीड़े को खाया किसने, मुर्गे ने खाया, ठीक है। मुर्गे को खाया किसने, मानव ने खाया। तो भैया प्लांट को खा कौन रहा है, कीड़ा खा रहा है। ये है को क्या होगा, ये क्या कर रहा, प्लांट खा रहा है ना, तो ये शाकाहारी हुआ ना। और ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। तो यही तो पूछा, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा, शाकाहारी होगा। अब ये छोटे मांसाहारी को कहेंगे, इसको बड़े मांसाहारी कहेंगे। इससे बड़ा और कोई, जैसे चील आ गया या लायन आ गया, शेर आ गया, तो और बड़ा मांसाहारी हो गया, ठीक है। मृत जीवी तो होगा नहीं भाई। ये क्षयकारी पदार्थों को खाने वाला को कहते हैं मृत जीवी। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है। मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को, मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं। मिट्टी के प्रदूषक, ध्यान से देखिए, मिट्टी के जो प्रदूषक हैं, प्रदूषक कौन है, जो कीटनाशक आप दवाई छीड़ देते हैं वही ना है। मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों के मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब में प्रभावित कर जाते हैं। तो यही कीटनाशक क्या होता है, याद करिए, पेस्टिसाइड, जिसमें बायोमैग्निफिकेशन चैन, फूड चैन में इंटर कर गया था। बायोमैग्निफिकेशन इसका हो जाता है, जैविक आवर्धन किसका, कीटनाशक का ही। तो देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको रट लीजिए एकदम, ठीक है, पूछेगा ये सब क्वेश्चन। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र संबंधित हो, पारिस्थितिकी से संबंध है, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला में, चलिए इसको भी देखते हैं, इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरे ख्याल से बहुत स्टूडेंट इसको बना भी लेंगे खुद से। एक खाद्य श्रृंखला इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है। देखिए एक बात बताइए, ये है आपका प्रोड्यूसर, ठीक है, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका कीड़े, ये हो गया आपका प्लांट, ये हो गया मुर्गा, और ये हो गया मानव। अब एक ये जो फूड चेन आप देख रहे हैं, यानी कि इस खाद्य श्रृंखला में किसकी आबादी सबसे, किसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी। एक बात बताइए, अगर मानव की संख्या सबसे अधिक हो जाएगी मुर्गे से, तो भाई मुर्गा की तो क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। अगर मुर्गा की कमी आ जाएगी तो कीड़ा की जनसंख्या बहुत अधिक हो जाएगी। कीड़ा को क्या मनुष्य खाएगा नहीं, तो भाई बताइए मनुष्य को फिर खाने के लिए मुर्गा मिलेगा नहीं। अब बचा मनुष्य किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर टूटेगा। तो देखिए मानव की जनसंख्या बहुत अधिक हो गई, प्लांट को पूरा लपेटे जा रहा है, कीड़ा भी इसको लपेटे, तो प्लांट की संख्या कम हो जाएगी। दूसरा, अगर प्लांट की संख्या कम हो जाए, तो भैया प्लांट की संख्या कम हो जाए तो कीड़ा को खाने के लिए मिलेगा क्या, वो तो शाकाहारी है, तो भाई इसकी संख्या कम हो जाएगी। अगर इसकी संख्या कम हो जाएगी तो मुर्गे को खाने के लिए कीट मिलेगा नहीं, तो भाई मुर्गे की जनसंख्या कमी हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज़्यादा होगी आबादी, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद, यानी कि खाद्य श्रृंखला में से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है, तो किसकी होती है, उत्पादक की होती है। 40 का डी। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भाई। अच्छा स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये भी, लंबा चौड़ा क्वेश्चन, डरना नहीं है लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, ठीक है ना, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर जो है,
और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है? प्राथमिक, देखिए प्राथमिक उपभोक्ता मतलब समझ रहे हैं, फर्स्ट डिग्री जो कंज्यूमर था, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या था आपका? शाकाहारी था। और माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टरली कंज्यूमर, ये क्या हो जाएगा आपका? मांसाहारी हो जाएगा। तो इसके बीच अंतर क्या है समझिए। तो ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये क्या खाएगा? केवल और केवल प्लांट को, ग्रीन प्लांट को खाएगा, प्रोड्यूसर को खाएगा। लेकिन ये सेकेंडरी, ये क्या करेगा? इस सेकेंडरी कंज्यूमर को भी, जैसे कि मानव ही था, ठीक है ना। जैसे इस केस में आप ले देख रहे हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर जो कीड़ा है ये केवल प्लांट को ही खाएगा। लेकिन ये जो आपका टर्सरी कंज्यूमर है ये इस कीड़े, इस सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा सकता है और इस प्लांट को भी खा सकता है। यही इसका अंतर है। देखिएगा ऑप्शन में भी मिलेगा आपको। प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते, ये बिल्कुल सही बात है। और अन्य उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। देखिए विघटित पदार्थ को खाते हैं। तो जैसे कि विघटित पदार्थ मतलब समझे, जो क्षयकारी पदार्थ, तो ये जो आपका मुर्गा, ये कुछ कीड़े को भी तो खा सकता है ना, उसके मल वगैरह को भी खाता है। तो यही ऑप्शन सही भी है, ठीक है। यानी कि 41 का ऑप्शन, अच्छा विघटित पदार्थ, विघटित तो कौन खाता है? वो तो सेप्रोट खाएगा ना, सेप्रोट्रॉप खाएगा, यानी कि मृत जीवी खाएंगे। यानी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, विघटित पदार्थ आ गया इसीलिए। अगला ऑप्शन चलिए, प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। ये बिल्कुल सही है। जो माध्यमिक उपभोक्ता है यानी कि ये जो टर्सरी कंज्यूमर है ये किसको खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर को ही खाता है, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थों खाते नहीं भाई, विघटित पदार्थ को तो खाएंगे नहीं। विघटित पदार्थ को कौन खाएगा? मृत जीवी ही खाएंगे, सेप्रोट्रॉप्स खाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, ऐसा नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता केवल उत्पादक को ही खाते हैं, यानी प्लांट को खाते हैं। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इकोटोन। चलिए इकोटोन का कंसेप्ट समझ लीजिए कि इकोटोन होता क्या है, इसको समझाना पड़ेगा। ये इकोटोन का अर्थ क्या होता है, इस इकोटोन के कंसेप्ट को समझना, ठीक है ना। इकोटोन का मतलब क्या होता है? जैसे कि दो इकोसिस्टम हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले ये हो गया आपका समुद्र, ठीक है, यानी कि सी इकोसिस्टम है, यानी इसमें जल होंगे। और इस समुद्र से कोई एक झील का निर्माण हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपना एक इकोसिस्टम बन गया है। तो इसका जो कॉमन पार्ट हो गया, यानी कि दो इकोसिस्टम जब क्या करेगा? ओवरलैप्ड कर लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र का जो संक्रमण क्षेत्र है, यानी कि ट्रांजिशन जो एरिया है, उस एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। तो इकोटोन, या देखिए यहाँ पे क्या हुआ? दो बायोमास मिल रहा है। अच्छा, बायोमास कहने का मतलब क्या है? कि कॉम्बिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन हो, ये दो इकोसिस्टम, ये समुद्र का इकोसिस्टम, ये झरना का इकोसिस्टम हो गया। तो जहां पे दो, ऐसे भी बोल सकते हैं, बायोमास मिलता है, उसका जो संकीर्ण क्षेत्र होगा, ठीक है, या संक्रमण क्षेत्र जो होगा, उसे हम कहेंगे क्या? इकोटोन कहेंगे। इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं, यही सही है। या कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र नहीं, सीमित नहीं होगा, उच्च बायोमास उत्पादन का क्षेत्र है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे दो पारिस्थितिकी तंत्र, ये समझिएगा, ओवरलैप्ड कर लेंगे। तो उस ओवरलैप्ड एरिया में जो मतलब कि जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना, यानी कॉमन पार्ट जो होगा, जहां पे दो बायोमास आपस में मिल रहे होंगे। बायोमास यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ इकोसिस्टम को ही कहा जाता है बायोमास, ठीक है। अब बायोमास मतलब समझिए, बायोमास, बायो मतलब कि जो जीवित है उनका जो मास है। मैंने पिरामिड का कंसेप्ट दिया था, बायोमास कब, उसके पिरामिड कैसे बनेंगे, इन्वर्टेड या फिर अपराइट बनेंगे। तो ये सब तो मैंने थ्योरेटिकल क्लास में करा है। अब इसमें क्वेश्चन शायद नहीं होंगे इसके, बट वो सब मैंने करा है, वो सब पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो वो देख लीजिएगा, वो तीनों वीडियो मैंने जो आपको बताया इसी चैनल में अपलोडेड अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला एक्वेरियम के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। इनमें से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, यही सही है, इसका जवाब है। ये आर्टिफिशियल क्या है? एक इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है ये? क्वेश्चन बोला क्या गया, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पशुओं की प्रजातियां, ठीक है ना, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही है। ज्यादातर किस कारण लुप्त हो रही है? बहुत सारे आप देख रहे होंगे ऐसे जीव या पक्षी जो अब देखने को नहीं मिलते होंगे, है ना। तो उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो वो क्या हो रहे हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहे हैं भाई, शिफ्ट हो जा रहे हैं। जैसे कि अगर इंडिया की बात की जाए तो अब टेम्परेचर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हाई होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो कुछ ऐसे पक्षी जो इतने हाई टेम्परेचर में खुद को सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो वो धीरे धीरे इंडिया से शिफ्ट कर जाएगी ठंडे क्षेत्र में, ठीक है।
तो यही हो गया आवास विखंडन। आवास क्या हो रहा है इनका, चेंज होते चला जा रहा। जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है। अगला, पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। समझे, अब पौधे के विभिन्न अंग और वनस्पतियां और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन, बायोमास, परमाणु ऊर्जा या सौर ऊर्जा, बताइए क्या कहलाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है भाई। देखिए बायोमास ही कहलाते हैं। अब समझिए कैसे, पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अवशिष्ट जो हैं, अब जैसे कि पौधे के कुछ अंग क्या हो गए हैं, सड़ गए हैं, सड़ के क्या हो गए, गल गए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, अवशिष्ट कहेंगे। तो उस अवशिष्ट का कुछ अपना मास हो गया, बहुत सारे वनस्पतियां हो गए, कुछ जैविक जैसे कि कोई डेड बॉडी है, जीव के हैं या जानवर के हैं, तो वो भी क्या होंगे, धरातल पे आ रहे, तो उसके भी अवशिष्ट आ गए। तो उस अवशिष्ट का जो मास होता है वो उसे हम कहते हैं बायोमास। बायो इसीलिए क्योंकि जीवित है, ठीक है ना, जीवित के वो मास, इसलिए उसको हम कहेंगे बायोमास। चलिए अगला और अंतिम सवाल है ये, वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है। वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है, तो कहाँ उल्लेख है, पौधों और वनस्पतियों को, भाई तो सिंपल है, पौधे और जानवरों में ही उल्लेख है। वनस्पति मतलब क्या हो गया, प्लांट हो गया ना, और जीव मतलब क्या हो गया, आपके जानवर हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब मैं आपका एग्जाम्पलर का सारा क्वेश्चन करवा देता हूँ। एग्जाम्पलर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, वो करना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वहाँ पे भी कुछ आपके कंसेप्ट के सवाल हैं, जो आपके कंसेप्ट यहाँ से भी निकल जाएंगे। उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको करवा देता हूँ। चलिए भाई निकल जाए यार, 1 मिनट भाई। अच्छे अच्छे एग्जाम्पलर पे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है, ये रहा। चलिए हैंड रिटन है, क्योंकि मैंने नोट्स में ये सारे डाल दिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो भाई, क्वेश्चन लगाने में भी इधर उधर कोई भी एग्जाम्पलर खोलने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए पहला सवाल, 1 मिनट वेट करिए, आराम से चीज़ें खुलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हिंदी में मैं बताऊंगा, ये एग्जाम्पलर में इंग्लिश में लिखा होता है। इन एन इकोसिस्टम द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ, देखिए क्वेश्चन ये बोला गया है कि कोई एक पारिस्थितिकी तंत्र है, आपको पता है लिंडेमैन जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने 10% एनर्जी का क्या दिया था, थ्योरी दिया था, ठीक है। तो उन्होंने जो एनर्जी दिया था 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो वो जो ट्रांसफर हो रहा फ्रॉम वन ट्रॉपिक टू अनदर नेक्स्ट टॉपिक लेवल, किस फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, लाइट एनर्जी के फॉर्म में, या मैकेनिकल एनर्जी। तो एक बात बताइएगा, जैसे इस प्लांट ने जो खाना बनाया था, ठीक है, प्लांट ने जो खाना बनाया, फूड बनाया था, सूर्य से क्या सोलर एनर्जी लेकर ये फूड, यानी कि इसमें क्या उपस्थित है, केमिकल एनर्जी। इसको कीट ने खाया, इंसेक्ट ने खाया, तो फूड को खाया, तो फूड में क्या है भाई उपस्थित, केमिकल है ना, केमिकल चीजें है ना, प्रोटीन है, कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इन एन इकोसिस्टम द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन, मतलब कि जो एनर्जी ट्रांसफर होता है किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इकोसिस्टम द 90% ऑफ एनर्जी लॉस हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, याद करिए मैंने करवा दिया। ऑर्गेनिज्म ऑफ ए हायर ट्रॉपिक लेवल विच फीड ऑन सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ लोअर ट्रॉपिक लेवल कंस्टिट्यूट द, देखिए यहाँ क्या बोला, क्वेश्चन को समझिए कि जो जीव हैं हायर ट्रॉपिक लेवल यानी कि उच्च ट्रॉपिक लेवल पे जो बैठे हुए होंगे, विच जो खाना जो है ना उनको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से मिल जाता है। जैसे कि जो मैंने फूड वेब का कंसेप्ट दिया था ना, वही है। देखिए जैसे ये बाघ है, ठीक है, अब ये सबसे ऊपर बैठा हुआ, तो इसको देखिए खाना यहाँ से भी मिल जा रहा है, एक खाना यहाँ से भी इसको ये लपेट ले रहा। या फिर अच्छा सबसे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिएगा जैसे ये आपका चूहा, ठीक है, चूहा इसके लिए भी प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, ये चूहा इसका भी प्रोड्यूसर के लिए काम कर रहा है, ये भी प्रोड्यूसर के लिए चूहा जो इसके लिए काम कर रहा है। तो उच्च ट्रॉपिक लेवल पे जो बैठा हुआ है उसके लिए बहुत सारे क्या हो जाएंगे भाई, प्रोड्यूसर हो जाते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा गया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ ए हायर ट्रॉपिक लेवल, यानी उच्च ट्रॉपिक लेवल पे बैठा हुआ जो जीव है, जिसको खाना जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से मिल जाते हैं, यानी लोअर ट्रॉपिक लेवल से मिल जाते हैं। तो वो कब होगा, यानी कि जब वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चैन होंगे, बहुत सारे खाद्य श्रृंखला होंगे, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। चलिए फूड चैन में तो कोई एक ही जीव होंगे ना भाई, मतलब एक ही चैन होगा, लेकिन फूड वेब में तो बहुत सारे ऐसे चेन होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चेन होंगे। अगला क्वेश्चन, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, एक ही डायरेक्शन में आपका जो होता है
इकोसिस्टम में एनर्जी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का फ्लो होता है, यूनि डायरेक्शन होता है। Accumulation of non-biodegradable pesticide in the food chain is increasing amount at each higher trophic level is known as नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी क्या हो गया, जो अजैव निम्नकरणीय है, जो पेस्टिसाइड जिसका डिग्रेड नहीं हो सकता, जो डिकम्पोज नहीं किया जा सकता डिकम्पोजर के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, कवक के द्वारा, तो भाई उसे हम क्या कहते हैं, जब वो फूड चेन में प्रवेश कर जाएगा और जैसे जैसे हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इन द गिवन फूड चेन खाद्य श्रृंखला दिया हुआ है, सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट 4 ट्रॉपिक, यानी कि चौथा जो ट्रॉपिक लेवल है, यानी कि फोर्थ पोषण स्तर पे जो एनर्जी है 5 किलो जूल है, व्हाट विल बी द अवेलेबल एनर्जी एंड द प्रोड्यूसर पे कितना एनर्जी होगा। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, ये आपका दे दिया गया है एक फूड चेन, ठीक है, और ये कहा गया है कि जो 5 किलो जूल है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, तो ये हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये फोर्थ और ये फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल है। और आपको दिया क्या गया है, 5 किलो जूल दिया है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे जो है, तो फोर्थ ट्रॉपिक जो लेवल पे इसको दे दिया गया 5 किलो जूल, तो यहाँ से 10% जाएगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1 जूल, यानी इसके पास कितना होगा 50 किलो जूल, इसके पास कितना होगा 500 और इसके पास कितना होगा 5000 किलो जूल। ठीक है, 10% के हिसाब से मैथ कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी प्रोड्यूसर के पास कितना है 5000। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना भी दिया। इन अ फूड चैन, ये सारा अपलोडेड है नोट्स एप्लीकेशन में। इन अ फूड चैन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय, फूड चैन में थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा पहले ये बताइए। तो भाई याद रखिएगा हमेशा कौन आएगा, कार्निवोर्स ही आएगा, मांसाहारी। देखिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर आएगा यानी कि उत्पादक आएगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा, शाकाहारी आएगा, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा, छोटे मांसाहारी, फिर उसके बाद फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में भी कंज्यूमर ही रहेगा, लेकिन वो बड़ा मांसाहारी कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बोला गया। ऑल ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन अलगाई आर प्रोड्यूसर, ठीक है, सारे ब्लू ग्रीन अलगाई भाई प्रोड्यूसर नहीं होते हैं, इनकरेक्ट है, मतलब ठीक है ऑल ग्रीन प्लांट, यहाँ ऑल ग्रीन प्लांट के लिए है ब्लू, ये सही बिल्कुल सही। मैंने कहा था कि जितने भी ग्रीन प्लांट है और कुछ ब्लू ग्रीन अलगाई, ठीक है, वो होते हैं उत्पादक, क्योंकि उनके ऊपर उपस्थित होता है क्लोरोफिल। अगला है ग्रीन प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं, ग्रीन प्लांट तो भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, यानी सन से एनर्जी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उससे फूड बनाता है, वो ऑर्गेनिक हो गया, यानी ये गलत स्टेटमेंट है। प्रोड्यूसर प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सही है। प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी सही है, तो चूज करना है इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन बी। द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब, कितना सोलर रेडिएशन को प्लांट एब्जॉर्ब करता है अपने खाना बनाने के लिए, 1%, याद करिए मैंने बताया। इन द गिवन फिगर द वेरियस ट्रॉपिक लेवल आर शोन इन अ पिरामिड, एट विच ट्रॉपिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी लेवल। देखिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी T1 में ना प्रोड्यूसर के पास ही होगा भाई, सिंपल सी बात है, ये तो इजी अंडरस्टूड है। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंस्टिट्यूटेड ऑफ अ फूड चेन, कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होगा। तो देखिए इसको बनाइए अच्छे से समझिएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं घास है, ठीक है, शेर है, खरगोश है, भेड़िया, ठीक। नेक्स्ट है प्लैंकटन हो गया, मानव हो गया, मछली हो गए, टिड्डा हो गए, ग्रास होपर हो गए। क्वेश्चन क्या बोला है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए फूड चेन, ठीक है, तो ये तो भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा ना। प्लैंकटन को कौन खाएगा, मानव खाएगा क्या, नहीं खाएगा। नेक्स्ट है ये भेड़िया हो गया, घास हो गया, सांप, स्नेक, बाघ, टाइगर, ये भी नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा, बी एंड सी नहीं होगा, ठीक है। मेढक है, सांप है, चील है, घास, ये होगा, ठीक है। ये मैंने अभी क्लास में लिखा भी था, यही वाला सीक्वेंस इसका भी, और ये भी मैंने करवाया। तो बी एंड सी क्या है भाई, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो दिया हुआ है, जीव का जो ग्रुप दिया हुआ है, समूह दिया हुआ है, नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए फूड चेन, जो खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं है, तो भाई बी और सी तो नहीं होगा। प्लैंकटन को तो भाई मानो खाएगा नहीं, ठीक है। भेड़िया, भाई अब एक बात बताइए, भेड़िया को कौन खा रहा होगा, सांप या बाघ या टाइगर, तो ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहाँ जैसे मैंने लिख दिया, घास को खा रहा होगा खरगोश को खा रहा होगा वुल्फ, और शेर, ग्रास, ये वाला सही है दोनों, यानी कि ए और डी ऑप्शन। What will happen if deer is missing in the food chain given below? यदि हिरन को निकाल दिया जाए तो क्या होगा।
तो भाई देखिए, ग्रास को खाने वाला है हिरन, हिरन को खाने, अगर हिरन को निकाल दिया जाएगा तो ग्रास की संख्या बहुत यानी कि प्रोड्यूसर बहुत अधिक हो जाएगा, और टाइगर की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि टाइगर का खाना ही नहीं है भाई, डियर ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस। प्रोड्यूसर की संख्या अधिक और टाइगर की संख्या कम हो जाएगी अगर डियर को हटा दिया जाएगा फूड चेन से, तो ठीक है। किसी पारितंत्र में अपघटक, द डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम, मैंने करवा दिया भाई इसलिए फटाफट मैं करवा रहा हूँ। क्या करता है डिकम्पोजर? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ग्रास हॉपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फॉर्म। क्या भाई, ग्रास यानी मेढक टिड्डे को खा गया है, ठीक है। मेढक क्या हो जाए, टिड्डे को खा जाए, तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर। सिंपल सी बात है। ग्रास हॉपर यानी मेढक जो है टिड्डे को खा जाए, देखिए इस यहाँ पे मैंने बना दिया भाई, देखिए मेढक को कौन खा जाए, टिड्डा खा जाए, यहाँ पे नहीं है, मेढक को कौन खा जाए, टिड्डा को मेढक खा जाएगा ना भाई, हाँ ठीक है। टिड्डा को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। तो एनर्जी कहाँ से जा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में, तो यहाँ पे वही है। देखिए ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में जा रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन? किसी आहार श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? अच्छा अब एक बात बताइए, ये जो फूड चेन आप बना रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक बनाते जाएंगे, मतलब स्नेक के बाद चील का हुआ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई एनर्जी भाई घटते जा रही है ना, और एनर्जी घट के जीरो हो जा रही है, तो फिर स्नेक के पास मान ले खाने, इसके पास 1 किलो जूल है, तो इसका 10% क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग 0.01, तो उतना खा के आपको क्या मिलेगा, एनर्जी में नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या कारण होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन, कि जो ट्रॉपिक लेवल का जो फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल होता है, पोषण स्तर 3 या 4 या मैक्सिमम तो मैक्सिमम 5 ही ट्रॉपिक लेवल होता है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती चली जाती है, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। चलिए ये हो गया खत्म भाई, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं किया, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है, पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल के इंक्रीज होने पर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अरे भाई समझिए, जैसे कि ये हो गया आपका प्लांट, ठीक है, ये हो गया आपका इंसेक्ट, ये हो गया, भाई थक गया हूँ या बोलते बोलते, इंसेक्ट को खा लिया किसने, हैन ने खा लिया। ये हो गया मानव, मानव को खा लिया। अब मैं ज़बरदस्ती मैं फूड चैन बना रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा टाइगर, अब हुआ क्या, इसके पास भाई 100 किलो जूल था, 1000 कर दे रहा है, 1000 किलो जूल है, इसको लपेटा तो इसके पास 100 किलो जूल आया, इसके पास 10 किलो जूल आया, इसके पास 1 किलो जूल आया एनर्जी। अब इसको टाइगर लपेट रहा तो एनर्जी कितना मिला, 1 किलो जूल। अब इसके बाद एक और मैं डालूंगा तो उसको कितना एनर्जी जाएगा, तो भाई ज़्यादा हम बड़ा ट्रॉपिक लेवल नहीं बना सकते फूड चेन में, रीज़न क्या है, एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है, समझ में आ गया, बस वही बात यहाँ लिखी गई है। चलिए मैंने कोशिश की है पूरी चीज़ें इन्फॉर्मेट करा दूँ, थ्योरेटिकल भी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट करा दी है भाई, बाकी थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे यहाँ पे ओजोन वगैरह ये सारी चीज़ें भी है मैंने करवाया है, तो नोट्स में है तो आराम से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बायोमास का भी कंसेप्ट पिरामिड वाला जो मैंने बताया तो क्लास में मैंने कराया, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, जाके देख लेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। इस प्रकार का सेशन मास वेट डेंसिटी का, न्यूमेरिकल, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी का यूट्यूब पे आएगा, क्लास जरूर अटेंड करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।